अब हम यहां से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। आपके साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा हो, आपके ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, आपको रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं, आपको कल्चरल फ्रीडम है कि नहीं, आपको अगर आपके कोई राइट्स छीन ले, आपको पटाखे छुड़ाने से कोई मना कर दे, तो आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या नहीं? आजादी मिल गई, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है। आर्टिकल 22 हमें बता रहा है कहीं और प्रिवेंटिव डिटेंशन से और चीजों से अरेस्ट हो गए तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। लेकिन के साथ नहीं हो सकता, आप किसी को धक्का देके इस पेशे में, प्रोफेशन में उसकी मर्जी के बिना नहीं धकेल सकते। गुलामी बैन है भाई, ये कैसे हो सकती है? आजाद भारत है हमारा। आर्टिकल 23 का वाइड स्कोप होता है बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द टर्म फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक। फोर्स लेबर मतलब ये भी हो सकता है कि मैं आपको पैसे दूं लेकिन आपसे आपकी मर्जी के बिना काम कराऊं। किसी लड़के को रखूं काम पे और उसको बोलूं काम कर बेटा, तुझे तनख्वाह दूंगा 6 महीने बाद। अब वो भले वो झूठे वादे में आ भी गया मेरे घर के अंदर, और 6 महीने बाद मैंने कहा अब तू घर जा अपने यहाँ से। वो कहेगा पैसा, मैं कहूंगा कौन सा पैसा, बजा यहाँ से। तो लैंडलेस लोगों को फोर्स करना कि काम करो इनटू लेबर एंड फोर्सिंग हेल्पलेस महिलाओं को इनटू प्रोस्टिट्यूशन इज आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इम्पॉसिबल कि ये चीज हो पाए। तीन ही चीज हमने पीछे बात करी, इन तीन के अलावा किसी और ग्राउंड पे आपका धर्म का प्रैक्टिस रोकी नहीं जाएगी। तुमको अभी लेके जा रहे हैं ऊपर, और तुमको जाके ऊपर जो है टांग दिया जाएंगे, तो तुम जो है सबसे ज्यादा तुम भगवान के डायरेक्ट क्लोज हो जाओगे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? स्वागत है यूपीएससी वाला में। अब दिवाली आने वाली है और अब हम यहां से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 22 तक समझा दिया कि साहब कहानी क्या होती है, कौन स्टेट में कौन लोग हैं, स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, और भैया स्टेट क्या नहीं करेगा, तुम्हारे राइट्स तुम बराबर कैसे हो, तुम्हारे राइट टू लाइफ क्या है, और तुम्हारे जब तुम्हारी पकड़ हो जाएगी, तुम्हारी अरेस्ट डिटेंशन, तो उसके बाद तुम्हारे अधिकार क्या है। इसके बाद हम यहां से आगे चल रहे हैं, आर्टिकल 23 से शुरू करेंगे यहां से कहानी, जिसमें आपके साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा हो, आपके ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, आपको रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं, आपको कल्चरल फ्रीडम है कि नहीं, आपको अगर आपके कोई राइट्स छीन ले, आपको पटाखे छुड़ाने से कोई मना कर दे, तो आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या नहीं? वो उन बातों पे सवाल होगा आज की क्लास में। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ रहे हैं आर्टिकल जो हमने पिछली क्लास में कर लिए थे उसके आगे से। दैट मींस आर्टिकल्स कहां से? 23 से लेके 35 तक। ये आज की क्लास का अपना मैटर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सच में ये कुछ अच्छा कर पा रहे हैं क्या? सच में इनके अलावा भी और कुछ ऑप्शन हो सकता है? अच्छा साहब ठीक है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे क्या? क्रिटिसिज्म, कि इनसे कि इन ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके होने से क्या कुछ बेहतर हुआ है और बेहतर हो सकता है क्या? तो ये वाले टॉपिक हमारे आज के हैं। अब साहब चलते हैं अपनी क्लास में आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये आपके वो नोट्स हैं जो आपको यहां से मिलते हैं। कौन से नोट्स हैं ये? जो आपको इस फ्री बैच में एनरोल होने पे मिल जाते हैं। कौन सा फ्री बैच? संभव 2026 आपके लिए संभव है। आपका ये डे है जिस डे पे आप इसको पूरा करोगे। संभव अपने भैया अपना दिवाली मना लो। ये वाली आपकी दिवाली लास्ट होगी एज ए नॉन सीरियस एस्पिरेंट, क्योंकि अगले साल आपके मेंस होंगे, तब आपको सीरियस होना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो भैया आराम से खूब उम्मीदों से आज ये दिवाली मनाओ अच्छे से। इसके बाद इस बैच में एनरोल आप करोगे तो आपको मिल जाएंगे क्लास के नोट्स। लिंक कहां लगी है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है। कहां कहां आपको इस बैचेस के अलावा और कहां ऑप्शन दिखता है? वो यहां दिखता है। प्रहार के इंग्लिश और हिंदी वेरिएंट और टाइटन फुल अंग्रेजी में अपना फुल इंग्लिश। ये क्या है? उन बच्चों के लिए जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं। और ऐसे बैचेस जो बच्चे 2 साल बाद एग्जाम देंगे 27 में, तो उनके लिए बैचेस आर अवेलेबल इस प्राइस पे। बैचेस कौन से? संकल्प इंग्लिश में और हिंदी में, और उसका अंग्रेजी वर्जन पिनैकल, टॉप नॉच, टॉप क्लास नाम होता है पिनैकल। मतलब अब प्रारंभ होता है उन बच्चों के लिए जो कि 3 साल बाद एग्जाम देते हैं 2028 में। ठीक है भैया, ये अंग्रेजी में नहीं है, ये अंग्रेजी प्लस हिंदी में है और प्योर हिंदी में है। ठीक है भैया, इसकी प्राइस भी यहां पे रिवील हो गई है। नाउ आ जाओ कहानी पे, अपने नोट्स निकालो, अपने कॉपी निकालो, लिखना शुरू करो। तो अब कहानी क्या है? हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 वो आर्टिकल है जो ये बताता है कि साहब हम 21-22 आजादी मिल गई, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है। आर्टिकल 22 हमें बता रहा है कहीं और प्रिवेंटिव डिटेंशन से और चीजों से अरेस्ट हो गए तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। लेकिन आर्टिकल 23 उनके लिए है जो लोग ऐसे कामों में लिप्त होते हैं जो कि दूसरे इंसान को इंसान ना समझे, उन लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, गिरमिटिया मजदूरी, जब ये दोनों चीजें आप समझते हो, आप सुनते हो, तो आप ऐसे वर्ड्स को सुनते हो, आप समझते हो कि इसका तात्पर्य क्या है, तब आर्टिकल 23 याद आता है। और आर्टिकल 23 यही कहता है कि अब कोई भी व्यक्ति ट्रैफिकिंग नहीं करेगा ह्यूमन बींग्स की। बेगार मतलब होता है फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, गिरमिटिया मजदूरी, बॉन्डेड लेबर। ये इस तरीके के जो अपराध हैं, ये अपराध इतने कुख्य हैं, मतलब आप इमेजिन करो कि आप किसी को इंसान नहीं समझ रहे हो, आप उसको पगार नहीं दे रहे हो, जबरदस्ती कह रहे हो काम कर हमारे यहां। तो ये चीज इम्पॉसिबल है, नहीं होनी चाहिए संविधान के हिसाब से। ठीक बात है? कैसी कैसी चीजें? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और कोई भी ऐसा ये वाला काम बंधुआ मजदूरी वाला कि बिना पगार के काम कराया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं।
क्या क्या इसमें कवर होता है, क्या क्या इसके पैरामीटर हैं। तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स क्या मतलब होता है इसका? ट्रैफिकिंग मतलब होता है, ट्रैफिक माने कोई ऐसा नहीं ट्रैफिक जाम, यहां मतलब होता है सेलिंग एंड बाइंग, दोनों चीजें। किस चीज की? मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन। तो इंसानों की खरीद फरोख्त, उसको ये बैन करता है आर्टिकल 23। फिर प्रोस्टिट्यूशन, ये इसको बैन करता है आर्टिकल 23 के साथ। नहीं हो सकता, आप किसी को धक्का देके इस पेशे में, प्रोफेशन में उसकी मर्जी के बिना नहीं धकेल सकते। फिर देवदासीज, ये एक प्रथा ऐसी होती थी कुछ धर्मों में, और धर्म तो क्या बोले, पर कुछ सेक्ट्स में। सेक्ट मतलब होते हैं किस एक रिलीजन के कई सारे मल्टीपल सेक्ट होते हैं। रिलीजन के कई सारे, एक रिलीजन के कई सारे सेक्ट होते हैं, सेक्ट 1, सेक्ट 2। तो इन सारे सेक्ट में से किसी एक आधे सेक्ट में ऐसा होता था कि देवदासी बना ली जाती थी। मतलब कि अब वो कुछ ऐसी कन्याएं हैं, वो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अब उस मंदिर में या उस जगह में, उस जो भी धार्मिक जो पूजा स्थल है उस जगह पे वो रहती हैं फुल टाइम, और वो कई सारे प्रीस्ट के नीचे वो लोग अब वो रहती हैं, उनका फिर शोषण होता है। सो ये चीजें, तो हमारा संविधान इन चीजों को बैन करता है। फिर चौथी चीज स्लेवरी, गुलामी, बैन है भाई, ये कैसे हो सकती है? आजाद भारत है हमारा। अब इसके बाद फर्दर आर्टिकल 23 ये भी कहता है कि अब फोर्स लेबर जैसी कोई चीज नहीं। ये पहले का लोकल जमींदार लोग हुआ करते थे, ये वो उस समय का जमाना था जब अगर किसी ने भाई, किसी बड़े जमींदार ने किसी बेचारे गरीब किसान को, किसी को 100 रुपए दिए, 100 रुपए का ये लोन है तेरा, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दी 40%, 200%। अब वो बेचारा 100 रुपए का, वो कई बार वो 200, 400, 500, 800 रुपए दे चुका है, लेकिन उसका लोन पूरा नहीं हो पाया, उसकी जमीन बिक गई बेचारे की, अब वो अपनी जमीन मजदूर बन गया है। तो ये क्या हुआ? ये फोर्स लेबर हो गया। आर्टिकल 23 उसको एक्सप्लिसिटली बोलता है नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। अब संविधान भले ही एक्सप्लिसिटली ना बोले स्लेवरी, लेकिन स्लेवरी के एनी पोर्शन, एनी अंग, इस चीज हमारे इसी वर्ड से सबके सब अब विलुप्त हो गए, क्योंकि संविधान ने बोल दिया, मना कर दिया। अब आर्टिकल 23 का वाइड स्कोप होता है बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द टर्म फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक। तो ट्रैफिक जो वर्ड है इसमें सब कुछ आ गया, पोजेशन, सेलिंग, बाइंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनीथिंग। फिर फोर्स लेबर जो है, फोर्स लेबर में कुछ भी हो सकता है। फोर्स लेबर मतलब यह भी हो सकता है कि मैं आपको पैसे दूं लेकिन आपसे आपकी मर्जी के बिना काम कराऊं, यह भी चीज फोर्स लेबर है कि मैंने आपको पगार दी है, पर वो पगार से आपसे जो काम करवाया मैंने, वो काम आपको ना पसंद है, तब भी आपसे करवा रहा हूं, दैट इज ऑल्सो फोर्स लेबर। अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप बोल दो नहीं साहब फोर्स लेबर करा रहे हो, आप तो नोट्स बनवा रहे हो जबरदस्ती, ये आप कह सकते हो कि भैया ये कैसा फोर्स लेबर है, लेकिन ये फोर्स लेबर नहीं है, ये आपके भले के लिए है, आपके उत्थान के लिए है। तो ये फोर्स लेबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं नोट्स बनाने के लिए। तो ठीक है, अभी चलो आगे, फोर्स लेबर में और भी चीजें आती हैं, हम समझते हैं कहानी क्या है। अब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, क्या क्या चीज, हम कैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 है वो कैसे कैसे मना कर रहा है। ट्रैफिकिंग मना कर रहा है, प्रोहिबिट्स कर रहा है, जो हमारा बेगार ये सब है। दूसरी चीज अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। कोई और एग्जांपल सोच के देखो, मुझे ऐसे बताओ अदर सिमिलर फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। फोर्स लेबर में हमारा बेगार आ गया, गिरमिटिया मजदूरी आ गई, ये बिहार में और झारखंड में और यूपी ईस्ट में ये सब ऐसे ऐसे वर्ड चलते हैं। फिर बंधुआ मजदूरी हो गई। बंधुआ मजदूरी क्या होती है? ये तो हर जगह होती थी पहले, तो राजस्थान में होती थी, एमपी में होती थी, कर्नाटका में भी होती थी, महाराष्ट्र में होती थी। ये क्या होती थी कि इसमें बेचारे को, उस किसान को, उसके पूरे परिवार को अपने काम पे लगा रहे हैं, अपने अपने खेत में, और उसको बेचारे को लेबर उसकी डेली वेज नहीं दे रहे हैं, पर काम कर रहा है बेचारा वो। तो ये चीजें बैन हो गई, मने हो गई। अब सब आगे चलो, आगे इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, और ये जितने तरीके के आपने यहां पे ये सारे सिद्धांत देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड फोर्स लेबर एंड दिस इज बैन, नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हमारा ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का पार्ट बन गया। फोर्स लेबर, फिर डेट बॉन्डेज। डेट बॉन्डेज अभी हमने बात करी कि उसकी उधारी चुकाने के लिए वो बेचारा काम कर रहा, मजदूरी कर रहा है, लेकिन चुका नहीं पा रहा है। फिर डोमेस्टिक सर्विट्यूड, बेचारे से अपने घर पे उसको बांध लिया, कर उससे बोला काम कर। फिर फोर्स मैरिज, फिर चाइल्ड सोल्जर्स, ये तो चलो नहीं होते कम से कम, थैंक गॉड, ऐसी चीज नहीं है। अब फोर्स बेगिंग, ये भी चीज। फिर इसके अलावा ऑर्गन रिमूवल, ये सब क्या है? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर का पार्ट है ये। ठीक है साहब, मना हो गया, ये सब एकदम टोटल बैन, कंप्लीट बैन। नाउ ये जो राइट्स हैं, इसमें एक्सप्लॉयटेशन इंप्लाइज क्या कि मिसयूज ऑफ, किस चीज का? मिसयूज ऑफ अदर सर्विसेज बाय या तो फोर्स या फिर एंड और लेबर विदाउट पेमेंट। या तो उससे एकदम जबरदस्ती करा के उससे काम करा रहे हैं, फोर्स, उसको बोले नहीं काम करेगा तो मारेंगे तुझे। दूसरी चीज, उसको भले ही उससे कह रहे हैं काम करो, पैसा भी नहीं देंगे। तो दोनों की दोनों चीजें जो हैं ये सब एक्सप्लॉयटेशन के एंगल के अंदर आती है। करेक्ट बात। फिर इसके बाद लेबर विदाउट पेमेंट इज नोन एज बेगार। लेबर विदाउट पेमेंट, कि मैं कल को अगर अपने घर में किसी को और किसी लड़के को रखूं काम पे और उसको बोलूं काम कर बेटा, तुझे तनख्वाह दूंगा 6 महीने बाद। अब वो भले ही वो झूठे वादे में आ भी गया मेरे घर के अंदर, और 6 महीने बाद मैंने कहा अब तू घर जा अपने, ऐसे वो कहेगा पैसा, मैं कहूंगा कौन सा पैसा, बस यहाँ से। दैट मीन्स ये क्या हुआ? मैंने उससे 6 महीने बेगार करा लिया।
ये इम्पॉसिबल है, नहीं होना चाहिए। ऐसा मान मत लेना मैंने कभी ऐसा कराया हो, मैं नहीं कराता, ऐसा कोई नहीं करा सकता। नाउ वन कैन नॉट बी फोर्स टू एंगेज किसी भी लेबर में, किसी भी काम में अगेंस्ट हिज और हर विल, इवन व्हेन जब भी रेम्यूनरेशन, पैसा उसको दे दिया गया हो, भले ही उसको पेमेंट, रेम्यूनरेशन मतलब होता है पेमेंट, जब उसको पेमेंट दे भी दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मन नहीं है पढ़ाने का और मुझे तनख्वाह दी जा रही है, पर मेरा मन नहीं पढ़ाने का, मुझसे जबरदस्ती कहा जा रहा है पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, दैट मींस ये भी क्या हो गया, अगर मेरा सच में मन नहीं है तो दैट मींस ये भी एक तरीके से फोर्स लेबर हो गया। हालांकि ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं बोलूंगा मेरा मन नहीं है तो अलग सर बोलेंगे कि बाहर दरवाजा बोरा, तो ये भी हो सकता है। नाउ आर्टिकल ऑल्सो मेक्स बॉन्डेड लेबर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि बंधुआ मजदूरी इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती। फिर बॉन्डेड लेबर क्या होती है, व्हेन अ पर्सन इज फोर्स टू ऑफर सर्विसेज आउट ऑफ क्या, कोई लोन, कोई डेट जो कि बाद में पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद संविधान यह भी कहता है कोवर्शन ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके से किसी को भी जाल साज साम दाम दंड भेज कर करा के अगर उसको कोर्स कर रहे हो, अगर आप उसको फोर्स कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो, दैट मींस वो कोवर्शन हो गया है। किसी भी तरीके का जो ये होता है कोवर्शन होता है, वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 10 फोर्सिंग लैंडलेस पर्संस, जिनके पास जमीन नहीं, उनको आप कह रहे हो बेटा काम कर, मजदूरी कर, तो मिलेंगे 400 रुपए। तो लैंडलेस लोगों को फोर्स करना कि काम करो इनटू लेबर, एंड फोर्सिंग हेल्पलेस महिलाओं को इनटू प्रोस्टिट्यूशन इज आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इम्पॉसिबल कि यह चीज हो पाए। ठीक है साहब, आगे चलते हैं कहानी पे। आर्टिकल 23 ये सिटीजन्स को बोलता है कि तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा। किससे किससे करूंगा? स्टेट से भी करूंगा, स्टेट ऑल्सो प्राइवेट सिटीजन, दोनों से करूंगा। चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति आपसे कोई अगर बदतमीजी करके कह रहा हो काम कर मेरे घर पे और पैसा भी नहीं दूंगा, तो ये क्या हुआ, आपके आर्टिकल 23 का उल्लंघन हुआ। आपको अगर सरकारी नौकरी में आपको डाल दिया गया पलट के, बोला कि चलो बेटा काम करो, चलो सरकारी नौकरी, आपको आज से आपको आईएएस बना दिया गया, डीएम ऑफ झांसी मान लो, तो आप डीएम झांसी बना दिए बिना मतलब के लिए, और आपसे बोला जा रहा है संभालो बेटा जिला, और तुम्हें संभालने का मन भी नहीं है, ना तुम्हारे पास उतनी काबिलियत है भाई, ना तुम्हें ट्रेनिंग मिली है, तो ये भी राज्य ने तुम्हारे साथ एक धोखा किया कि तुमको डीएम बना दिया बिना मतलब के लिए। हाँ चलो ऐसा नहीं, अब तुम सोचो, तुम बोलोगे साहब एक दिन के जो एसपी बनते हैं बच्चे, एक दिन के जो डीएम बनते हैं कोई लोग, आपने फोटो देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, इधर उधर अपने फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे, कि एक दिन का डीएम बना है, एक बच्चा बेचारा छोटा सा, उसको आज उसका बर्थडे है, जो भी कुछ है, उसको बिठा के ले आए, उसको ऊपर यहाँ बिठा दिया उसको कुर्सी पे डीएम की, एसपी की, अब वो बैठा हुआ है एक दिन के अंदर, छोटी सी अपनी वर्दी पहना हुआ, टोपी भी लगा के बैठा है, तो उसके साथ फोर्स लेबर नहीं है वो उसका ऑनररी सम्मान है उसका वो। नाउ स्टेट इज ऑब्लाइज्ड क्या करने के लिए, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन्स को, फ्रॉम दीज इविल्स बाय टेकिंग क्या, ऐसे प्यूरिटिव एक्शंस, ऐसी पनिशमेंट दो उन लोगों को जो कि ऐसा काम कर रहे हैं, परपेट्रेटर ऑफ दीज एक्ट्स, इनको, विच आर कंसिडर्ड क्राइम्स, ये जो लोग कर रहे हैं ये वाले एक्ट जिनको हम क्राइम कहते हैं, एंड ऑल्सो टेक पॉजिटिव एक्शंस कि ये दोबारा चीजें ना हो, ऐसी बुराइयों को हम समाज से एबॉलिश कर सकें, उसको अपरूट कर सकें। अब इसका क्लॉज 2 क्या कहता है, 23 क्लॉज 2 ये कहता है कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पसेस, जैसे क्या, मिलिट्री में, जब आपको आर्म्ड फोर्सेस में, मान लो हमारे पड़ोसी से हमारे रिश्ते ज्यादा खराब हो गए, और भी खराब हो गए, मान लो खराब तो वैसे ही है, तो अब अगर उससे और ज्यादा रिश्ते खराब हो जाए पड़ोसी से, और फिर बात आ जाए कि साहब आदित्य तिवारी या आदित्य तिवारी के सारे स्टूडेंट्स आप लोग पहुंचो सीधे गलवान घाटी में, पहुंचा दिए गए हम लोग। अब वहां पे जाके हमको सबको कह दिया गया ये साहब ये लो अपनी अपनी गन, ना हमें गन की ट्रेनिंग मिली है, ना हमें कुछ भी मिला, हमसे तुमसे कह दिया कि दागो बेटा, सामने जो देखे दाग देना। तो दैट मींस क्या हुआ कि हम उस समय पे, अगर देश की मिलिट्री ने ऐसा कहा है तो उस समय हम पब्लिक पर्पस के लिए, हम जनहित के लिए आए हैं, और ऐसा कंस्क्रिप्शन मतलब ऐसी भर्ती इनटू आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट असंवैधानिक। क्यों? क्योंकि तब देश ने आपको मांगा, देश ने आपकी बलि मांगी, मान लेते हैं बलि तो नहीं हो चलो, लेकिन देश ने आपकी सर्विस मांगी है। नाउ जब कोई ऐसे काम हो रहे हैं जो कि कुख्य काम है, जो कि नहीं होने चाहिए, तब ऐसे केस में हमने कई सारे एक्ट बनते हुए देखे, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, उसका प्रिवेंशन करना। दूसरी चीज बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, इसको हमने बनते हुए देखा क्योंकि पार्लियामेंट ने बनाया, यही ध्यान में रखते हुए कि ये वाले, अच्छा ये सारे एक्ट कौन बना रहा है, पार्लियामेंट ही बना रहा है, स्टेट भले ही बना ले अपने, लेकिन पार्लियामेंट ने तो ये 2 बनाए बड़े बड़े, और इसमें लिख दिया कि अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो भैया फिर उसकी सजा है, और सजा क्या होगी, जेल भी होगी, फाइन भी होगा, या दोनों होंगे। ठीक है साहब, ओके। अब इसके बाद आगे चलो। हाँ तो साहब जो हमने अभी पीछे बात करी थी, पीछे बात क्या करी थी कि अगर आपको आर्मी की भर्ती हो जाए, आपके साथ ऐसा हो जाए कि साहब जितने भी सारे 6 फुट से ऊपर के लड़के हैं सबके सब पहुंचो फौज में, सबको बुलाया जा रहा है, और सबकी भर्ती अभी होगी तुरंत, पैसा देंगे नहीं देंगे वो आगे की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी आर्म्ड फोर्सेस में आपको जब काम करने को मिलेगा, मौका मिलेगा, देश ने आपकी सर्विस मांगी है, इट परमिट्स द स्टेट, उस समय राज्य को ये पूरा मौका है, ये पूरा हक है टू इंपोज कंपल्सरी सर्विस ऑन पब्लिक
सच एज फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे। पैसा दे ना दे, नहीं हमारा मन नहीं दे रहे, ये तुम्हें कुछ जरूरत है, तुम्हारे देश, तुम्हें देश को तुम्हारी जरूरत है, सब लगो लाइन में। अब इंपोजिंग एनी सच सर्विसेज, जब ऐसी कोई सर्विस आपके ऊपर डाली जा रही है, स्टेट इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन, और वो ये नहीं बोलेगा कि साहब खाली खाली इस रीजन के लोग चाहिए हमें, या इस रेस के लोग चाहिए हमें, या इस जात के लोग चाहिए हमें, या इस क्लास के लोग चाहिए हमें। हाँ, स्टेट ये कह सकता है कि साहब सारे हट्टे कट्टे हो तो ज्यादा अच्छा हो जाए, सारे 6 फुटिया हो जाए, सारे ऐसे वाले लड़के लड़कियां आए जो हमारे पास, जो कि ज्यादा स्ट्रांग बिल्ट हैं, जो कि एकदम दूध दही वाले खाने पीने वाले लोग हैं, तो स्टेट ये जरूर कर सकता है। लेकिन इन ग्राउंड्स पे आपको मना नहीं किया जाएगा जब ऐसी कोई आपके ऊपर आपत्ति, जब ऐसी कोई आपके ऊपर ऐसा कोई ये आ रहा कि साहब मिलिट्री में या आर्मी में या नेवी में आपको जहाज चलाना है, जो भी करना है, तो अब ऐसे केस में ये वो चीज है जहां पे स्टेट इज नॉट इवन बाउंड टू पे यू एनी मनी। अब चलो आर्टिकल 24 पे, ये तुम्हारे लिए नहीं है पर तुम्हारे छोटे भाई बहनों के लिए है। क्या, अब तुम तो भले 14 साल के नहीं हो, लेकिन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं। क्या हुआ कि कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी चीज में काम करना इन छोटे बच्चों के लिए गलत है, बहुत बहुत गलत हो रहा है, डेंजरस है। हाँ, वो ये कहता है एक्ट कि 14 साल से छोटा बच्चा जो भी होगा वो डेंजरस जॉब्स नहीं करेगा, फैक्ट्रियों में या खदानों में, माइंस में, इन जगहों पे। पर जो भी हार्मलेस काम होगा, इनोसेंट काम होगा, वो कर सकते हो। छोटा बच्चा है, उससे कोई काम करा लिया कि ले भाई साइकिल लेके जा, और इधर से उधर पूरा घूमता हुआ अखबार अखबार बांट गया सब जगह, गया अखबार बांट के आ गया, घूम घाम के थोड़ा अखबार उसने खुद भी पढ़ लिया, करंट अफेयर उसका भी रिवाइज हो गया। हाँ, ये चलो हो सकता है। अब यहां पे ये स्टेट के ऊपर ड्यूटी क्या है कि आप इंश्योर करिए कि जो बच्चे हैं वो अब्यूज्ड नहीं हो रहे हैं, एंड दे आर नॉट फोर्स्ड टू वर्क इन ऐसे माहौल में, ऐसे प्लेसेस में, जो कि भैया क्या है वो प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कई सारी, तो बेचारे वो काम पे जा रहे हैं। और स्टेट के ऊपर क्या है फाउंडेशन कि आपको आर्टिकल 39, आपको बच्चों की हिफाजत करनी है बेटा, याद करो, डीपीएसपी आपके लिए। तो अब इसके बाद हमने एक्ट बनता देखा, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये बन गया, जिसका बाद में नाम चेंज हुआ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है साहब। तो ये बच्चों के लिए एक एक्ट आया था 2016 में कि साहब जितने भी छोटू होते हैं ढाबे पे, कहीं और पे, तो ये छोटू यहां पे काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी को आंसर करने के लिए 2016 में सरकार एक एक्ट लेके आई थी, जिस एक्ट का नाम उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, उस पुराने वाले एक्ट का नाम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर अपना प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, अब इसका नाम है ओरिजिनल। ठीक है भैया, ये स्पेसिफिकली डील करता है ऐसे वायलेशन से जो कि होते हैं बच्चों के, ये वाले कि बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए हमें ऐसे जगहों पे जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है। अब खनिज खदान में अगर आपको पता भी नहीं हो, तो जो माइंस होती हैं, माइंस, चाहे वो कोल माइन हो, चाहे वो कोई और आयरन की, ओर की माइन हो, कोई और भी जगह हो, इसमें जो खदानें होती हैं, जो ऐसे गुफा होती है, छोटी छोटी केव जैसी होती हैं, और जब इसमें खोदते जाते हैं नीचे जमीन के अंडरग्राउंड, तो क्या होता है, नीचे की जमीन खाली हो जाती है, खोखली हो जाती है, फिर उसको लकड़ी के खपच्चों से लगा के उसको संभालते जाते हैं, और लोग उसमें अंदर काम कर जाते हैं। किसी वो लकड़ी जो है ढह जाती है, लोग अंदर, मजदूर सारे सब लोग दब जाते हैं। तो ये डेंजरस प्लेस है, ये ऐसी प्लेस है जहां पे इवन लड़कियों के लिए बोला जाता है। अगर आप लड़की हो और अगर आपने आईआईटी जेईई का फॉर्म भरा है, तो आपको पता होगा कि आईआईटी बीएचयू में जो या फिर आईएसएम धनबाद, जो हमारा कॉलेज है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, उस कॉलेज में एडमिशन लेने पे आपको बताया जाता है कि आपके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या है। लड़कियों को शाम के 6 बजे बाद और सुबह 6 बजे से पहले तक किसी भी माइंस में प्रवेश करना वर्जित है। साफ बात है। वो इसलिए है क्योंकि वो डेंजरस प्लेस है, हम रिस्क नहीं ले सकते, कल को कुछ हुआ तो ये चलो ये बातें हैं। अब सब आगे चलते हैं। अब आर्टिकल इज रेड विद आर्टिकल 39 ई और एफ। क्या 39 ई और एफ में क्या लिखा है? तो यहां पे जो 2016 अमेंडमेंट हुआ था हमारे चाइल्ड लेबर इसमें एक्ट में, उसमें बोला क्या गया, कंप्लीटली प्रोहिबिशन है किस चीज पे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, 14 साल से छोटे बच्चे, इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस। ठीक है साहब, ओके। इट ऑल्सो प्रोहिबिटेड क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट, यानी 14 से 18 साल के जो हमारे ऐसे किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, 14 से 18 वाले, जिनके उस समय तक दिमाग हल्का हल्का डेवलप हो रहा होता है और उन्हें ख्याल ज्यादा आ रहे होते हैं। तो 14 से 18 वाली एज भी ऐसी होती है जब ज्यादा हीरोगिरी वाले ख्याल आ जाते हैं दिमाग में। तो ऐसी एज में बच्चे जनरली हीरोगिरी कर जाते हैं। कहां पे? हजार्डस प्लेसेस पे, ऐसी प्रोसेस में, ऐसे मिलों में, ऐसे फैक्ट्रियों में। सॉरी, अगर आप में से कोई शुगर मिल समझता हो, पेपर मिल समझता हो, तो उन जगहों पे क्या होता है, कई बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं
और वो मशीनें रोलर होते हैं, बड़े 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 बड़े, जो बहुत गर्म होते हैं, बहुत तेज होते हैं, और घूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। उसमें से पेपर मिल हो गया, कपड़ा मिल हो गई, कोई हमारी जो कोई अभी शुगर मिल हो गई, और सारी जितनी हमारी मिल्स होती हैं, इन मिल्स में कई सारी मशीनरी होती हैं, कन्वेयर बेल्ट पे, पुलिस पे। तो यहाँ होती है बड़ी बड़ी तेज तेज घूमने वाली लेथ मशीन, और बड़े बड़े जो हमारे कन्वेयर एस्केलेटर, उनमें अगर हाथ फंस गया तो हाथ उखड़ ही जाता है, ऐसा ही होता है। तो अब ये, और बच्चों का नहीं, किसी का भी हो सकता है वो। तो ऐसे केस में यहाँ कोई हीरोगिरी ना कर दे, खासकर उस एज का बच्चा जिसके अभी अभी हार्मोन डेवलप हो रहे हैं। तो अब ये चीज को रोकने से हमने कहा भाई पहले ही हम एक्ट बना के रख रहे हैं, किसी ने भी अगर एम्प्लॉय किया उन बच्चों को यहाँ पे इस जगहों पे, तो फिर सोच ले वो, फिर उसके साथ जो होगा सो होगा। नाउ इसका जो हमारे एक्ट आए वो क्या क्या आए, तो चाइल्ड लेबर नहीं सॉरी, चाइल्ड लेबर एक्ट जो आया था 1986 में। अब एक्ट ने पहले पहले बोल दिया इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स, कुछ कुछ कामों में तो बच्चे नहीं आएंगे। कैसे? वेयर दे आर नॉट प्रोहिबिटेड टू वर्क। ठीक है भैया। और देखो दो तरह के काम, पहले कामों में तो जहां वो काम करने ही नहीं जाएंगे, दूसरी वाली ऐसे कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसी जगहों पे काम करना जो कि जहां पे दे आर नॉट प्रोहिबिटेड। अच्छा, फिर इसका एक्ट का नाम चेंज होता है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये हमारा अमेंडमेंट के द्वारा। चलो साहब, अब माइंस एक्ट ऑफ 1952, इस एक्ट ने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि एनी पर्सन वर्किंग इन द माइन शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। सॉरी, छोटा बच्चा नहीं अंदर, दस प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन माइंस। अब फैक्ट्रीज एक्ट पे आ जाओ, यहां पे बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इज प्रोहिबिटेड। सॉरी, गेम ओवर। ये एक्ट अपने आप से कहता है सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस और कुछ कुछ प्रॉपर प्रोसीजर होने चाहिए फॉर एम्प्लॉइंग ऐसे बच्चे जो कि 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, जो किशोरावस्था में है, जो बच्चे अभी जुवेनाइल हो सकते हैं। ठीक है, अब उनके साथ कुछ गलत चीज नहीं हो जाए, वहां पे फैक्ट्री है, हजार्डस प्लेस तो है ही, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जो भी है, यहाँ पे नहीं। फिर प्लांटेशन लेबर एक्ट, यहाँ प्लांटेशन क्या होते हैं साहब? प्लांटेशन होते हैं कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कोई और तरह के जहां पे कोई बड़े बड़े खेत से होते हैं, फार्म हाउस वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है साहब? इसमें पीरियोडिकल फिटनेस चेकअप होना चाहिए ऑफ चिल्ड्रन अबव 12 साल की एज। अब क्या होता है, जो ऐसे वाले प्लांटेशन होते हैं टी कॉफी, तो इनमें क्या होता है, जो चाय की जो पत्तियां होती हैं, वो बड़ी वैसी होती हैं, पतली पतली सी होती है, छोटी छोटी होती हैं। तो कई बार जो आपने टी प्लांटेशन के, आपने जब अगर आप फोटो सर्च करोगे, टी हमारे जो एस्टेट्स होते हैं, तो उन एस्टेट्स में, उन चाय के जो हमारे बागानों में, कई बार आपने लड़कियों को, बच्चों को काम करते हुए फोटो में देखा होगा। क्यों पता है? क्योंकि जो पत्तियां तोड़ना वो महीन काम है, वो बारीक उंगलियों से हो सकता है, छोटी उंगलियों से हो सकता है। अब ऐसे केस में क्या होता था, अंग्रेज लोग होते थे, अंग्रेज लोगों के जमाने में छोटे बच्चों को तो एम्प्लॉयमेंट देते थे, अरे करो काम, चलो 12 घंटे काम करो, मजा आएगा, और बच्चों से काम करवा लिया बेचारों से फ्री में। अब क्या हुआ, हमने कहा ये इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो चाय की पत्तियां होती हैं, छोटी बड़ी मीडियम साइज, छोटी साइज जो पत्तियां होती हैं, उस हिसाब से उसको तोड़ तोड़ के वो अपने बास्केट में डालती जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जब इतना ज्यादा प्रथा बन गई है कि छोटे बच्चों का काम कराना, छोटे बच्चों को काम समझ में आता है, ठीक है, मौसम अच्छा है, बादल बढ़िया हो रहे हैं, आसाम वासाम में, दार्जिलिंग में चाय, मौसम बढ़िया सब कुछ, तो लड़कियां बच्चे सब लोग काम कर लेते हैं। अब 12 14 16 18 साल के बच्चे कहते हैं हम तो सब ये काम करेंगे, मन है हमारा। कई बार भाई नॉर्थ ईस्ट में ये भाई ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसे केस में सरकार ने बोला कि ठीक है, अगर लोगों का मन है काम करने का, कराओ, ठीक है, करवा लो भैया। अब ये पहली बात तो उन्हें आप एक मिनिमम एज के दायरे में रखो, एम्प्लॉयमेंट एज 12 ईयर्स। एंड फर्दर ये भी कहता है कि 12 साल से ऊपर, भाई देखो 12 साल छोटा बच्चा तो काम नहीं करेगा, 12 से बड़ा और 18 से छोटा जो भी बच्चा है, उसका पीरियोडिकल फिटनेस चेक होना चाहिए उस बच्चे का। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है एक्ट ऑफ प्लांटेशन एंड लेबर, इसका। अब मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, इसमें बोला जाता है प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर इन द मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। पता चली गाड़ी पकड़ा दो उसे, ले बेटा जा यहां से ले जा ट्रक और वहां पे उतार दे जाके, ले, नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब अप्रेंटिसेस एक्ट, इसमें क्या है, बच्चे बिलो द 14 ईयर्स टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, ये चीज मना है, प्रोहिबिटेड है। नाउ बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स, तो ये वाला जो एक्ट था, ये भी एक्ट ऐसा ही था। ये भी क्योंकि तंबाकू वाला जो एक्ट, भाई जो तंबाकू वाले जो काम होते हैं, ये भी तंबाकू वाली पत्तियों से होते हैं काम। अब पत्तियों वाले काम जो होते हैं बारीक होते हैं, छोटी छोटी उंगलियों से होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लड़कियों के या छोटे बच्चों के हाथों में पकड़ा देते हैं, लो साहब सब लोग बीड़ी भरो, सब लोग तंबाकू भरो, सब लोग सिगरेट भरो, ऐसे काम होता था। अब ऐसे केस में बोला गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, इट इज प्रोहिबिटेड इन एनी इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किस चीज की, बीड़ी की, सिगार्स की, तंबाकू की, सिगरेट की, जो भी चीजें। ठीक है भैया, तो ये एक्ट ने ये मना कर दी। अब इसके बाद ये भी बोला गया कि बच्चों का, भाई बच्चों की बात है, ध्यान रखना है, तो बच्चों की बात पे ध्यान क्या रखें, एनसीपीसीआर, यानी राष्ट्रीय वो वाला आयोग जो कि बच्चों के राइट्स के लिए हिफाजत करता है।
एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनसीपीसीआर एक सरकारी कमीशन है जो 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था। और कैसे हुआ था? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 की वजह से। ठीक है साहब, इसके अंदर हुआ था ये। इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि भैया इन सब बातों का ध्यान रखना। चिल्ड्रन वेलफेयर फंड बनाओ बच्चों के लिए, जो बच्चे कहीं और से बेचारे ऐसे फंस के आए हैं किसी और काम से, आंदोलन से, जो भी बेचारे जूझ के आए हैं, उनको हिफाजत करनी है, उनको बड़ा करना है, तो खर्चा लगेगा। तो चिल्ड्रन हमारा वेलफेयर फंड बनाओ एक, जो हमारे चाइल्ड लेबर होते हैं उनके लिए। और एनसीपीसीआर पे कंप्लेंट्स आएंगी कि साहब इस बच्चे के साथ ये जाती हो रही है, ये इसके साथ बदतमीजी हो रही है, तो एनसीपीसीआर उसका क्या करेगा? संज्ञान लेगा उस चीज की, फिर पूरी उसकी जांच पड़ताल करेगा, फिर पुलिस केस होगा, आगे जो भी आगे काम होंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं हमारे सेकुलरिज्म पे। तो अब आर्टिकल 25 से कहानी शुरू करते हैं। 23-24 हो गया, 25 क्या कहता है साहब? सबसे पहले ध्यान करो, हमारा संविधान सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। कोई धर्म को भाई कोई धर्म को ऊपर नहीं, कोई धर्म को नीचे नहीं, सारे धर्म बराबर, सबका समान रूप से सम्मान। यहां पे यही क्या है हमारा? रिलीजन इज एन इंटायरली पर्सनल मैटर। ये सेकुलरिज्म की एक पहचान है जो हमने वेस्ट से सीखी है। अब सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, कि दूर रहो। कैसे दूर रहो? सेपरेशन ऑफ रिलीजन किस चीज से? गवर्नमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सारे तरीकों से, सब जो लाइफ के सारे तरीकों से। अब इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री जहां पे कोई नो स्टेट रिलीजन, स्टेट का रिलीजन कोई नहीं हो सकता है, ये संविधान कहता है। हाउएवर इंडिया में क्या है? दिस इन इंडिया ऑल्सो मीन्स कि देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। और जो स्टेट है वो सबकी हिफाजत करेगा, सबका ध्यान करेगा। अब आर्टिकल 25 दे क्या रहा है? आर्टिकल 25 दे रहा है आजादी। किस चीज की? कि कॉन्शियंस, मेरी जो बॉडी है, मेरे जो माइंड है, मेरा जो सोल है, मेरा जो सब कुछ है, ये मैं अपनी अंतरात्मा, अपने परमात्मा से मिलन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं जब मैं धर्म का सहारा लेता हूं। तो यानी कि मेरी चेतना, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, तीनों चीजें हैं इसमें। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस यानी चेतना मेरी, उसका विकास करना। इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, भले ही मैं किसी भी धर्म में पैदा हुआ, पर मेरा अगर मन करेगा, नहीं साहब मैं धर्म एक्स में पैदा हुआ लेकिन मैं धर्म वाई को मानना चाहता हूं, उसका मन है भैया, मेरा मन है, मैं इंडिविजुअल हूं, ये सबके लिए आजादी है। क्या इनर फ्रीडम है? किस चीज के लिए? ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज और हर रिलेशन विद गॉड या क्रीचर्स जिसमें भी वो बिलीव करता है, इन वट एवर वे ही डिजायर्स। ठीक है साहब, तो ये हो गई चेतना की आजादी। फिर एक होती है धार्मिक आजादी। आर्टिकल 25 दोनों की बात कर रहा है कि आप अपने धर्म को प्रोफेस कर सकते हो, अपने धर्म को मान सकते हो, अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, उस धर्म की जितने भी सारी प्रथाएं हैं उसको आप पालन कर सकते हो उनका। तीसरी चीज, आप अपने धर्म को प्रोपगेट भी कर सकते हो। आप कह सकते हो कि साहब धर्म वाई में बढ़िया चीज है, धर्म वाई सबसे अच्छा है, धर्म वाई में आ जाओगे तो ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, ये सारी बातें होती है प्रोपगेशन में। पर इसके लिए प्रोपगेशन में फिर एंगल आता है कि आप किसी का भी फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करा सकते। ठीक है, वो भी आगे देख लेंगे। नाउ अबव मेंशन्ड ये फ्रीडम्स हैं, दे आर सब्जेक्ट टू कुछ कुछ चीजों पे। अब बस ये आप बिगाड़ मत देना, क्या? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी बोल दिया, मोरालिटी। ठीक है, मोलैरिटी होता है केमिकल वर्ड है वो, फिजिकल केमिस्ट्री का। सो मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ, इन तीन चीजों पे बस आपको आंच मत आने देना। तो आप अपने धर्म को जो करना है सो करो। क्या क्या करने के लिए? प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और प्रोपगेट करने के लिए। ये तीनों चीजें पे हमारा संविधान आपको पूरी आजादी दे रहा है। नाउ ये आर्टिकल और क्या कहता है कि स्टेट क्या करेगा? स्टेट ध्यान रखेगा किस चीज का? कि स्टेट का ध्यान ये है, ये रेगुलेट करना और रेस्ट्रिक्ट करना कोई भी ऐसी फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई राजनीतिक एक्टिविटी या कोई भी और अदर सेकुलर एक्टिविटी जिससे कि एसोसिएटेड विद एनी रिलीजियस प्रैक्टिस। तो स्टेट चाहे तो, स्टेट यहां पे बात हो रही है इंडिया एज अ होल या यूपी एज अ होल, उत्तराखंड एज अ होल, जो भी है। ठीक है, तो स्टेट यहां पे क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है एनी एनी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो किसी धर्म से जुड़ी हुई है। चलो साहब, प्रोवाइड करेगा स्टेट के पास जिम्मेदारी ये है फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म या ओपनिंग अप ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, हिंदू जितने भी संस्थान होंगे उनको खोलने के लिए फॉर द पब्लिक, क्योंकि भैया इसमें टू ऑल सेक्शंस एंड क्लासेस ऑफ हिंदूज, क्योंकि धर्म में किसी का कोई ऐसा बपौती नहीं है। जो मंदिर है वो सबके लिए खुला है, भगवान के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। तो अब स्टेट के पास क्या पावर है? संविधान क्या देता है? स्टेट कैन मेक लॉज ऑन, ऐसे लॉज बनाने के लिए जिससे कि हमारे रिफॉर्म हो, सोशल वेलफेयर हो, किनका? हिंदू समाज का, हिंदू कम्युनिटी का, और हिंदू जो धार्मिक संस्थान है उनको खोलने के लिए। ठीक है साहब, अब अंडर दिस प्रोविजन क्या हुआ है? हिंदूज में क्या क्या काउंट होता है? हिंदूज आर कंस्टिट्यूड एज इंक्लूडिंग क्या क्या?
जो पीपल सिख हैं, जैनिस्ट हैं, बुद्धिस्ट है, ऐसे रिलीजन्स, और इसमें सिंधी भी आप इसमें जोड़ सकते हो, हिंदू इंस्टीट्यूशन, ये इनके लिए सबके लिए खुला रहेगा। हिंदू इंस्टीट्यूशन इनमें सब में माने जाएंगे, सब ये भी सब हिंदू में उसमें आते हैं। फिर पीपल ऑफ द सिख फेथ, जो लोग सिख अनुयायी होते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, एंड कैरिंग द किरपान शैल बी कंसिडर्ड एज इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द हमारा सिख रिलीजन। ठीक है भैया, ओके डन है। नाउ अब इसके बाद क्या क्या इसमें चीज रोक सकते हैं सरकार, सॉरी स्टेट इसको कैसे रोक सकता है कोई चीज को? गवर्नमेंट कब रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट क्या? प्रोटेक्टिंग पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तीन ही चीज वही हमने पीछे बात करी। इन तीन के अलावा किसी और ग्राउंड पे आपका धर्म का प्रैक्टिस रोकी नहीं जाएगी। इन्हीं तीन ग्राउंड्स के भीतर आपके साथ कोई पुलिस आके कुछ भी कह सकती है, साहब आपने जो किया है, जो आपने धार्मिक जो काम किया है, इसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया, पब्लिक हेल्थ बिगड़ गई, या मोरालिटी ही बिगड़ गई। मोरालिटी क्या है? बहुत ही वेग वर्ड है, वो पुलिस ही बताए जाने। इसके बाद सरकार कैन इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर्स। कौन से वाले? क्यों? कुछ ऐसे रिलीजियस मैटर जिसमें कि हमें मालूम है कि कुछ सोशल इविल जुड़े हुए हैं। जो पहले होते थे, क्या क्या होते थे? सती होती थी पहले, सती, बाइगेमी, ह्यूमन सैक्रिफाइस, बलि ही चढ़ा डाले जाके, इसलिए गए आदमी को बोल के भाई तुम जाओगे सीधे भगवान के पास डायरेक्ट, यहां से तुमको अभी लेके जा रहे हैं ऊपर, और तुमको जाके ऊपर जो है टांग दिया जाएंगे, तो तुम जो है सबसे ज्यादा तुम भगवान के डायरेक्ट क्लोज हो जाओगे। ऐसे करके ऐसे होते थे पहले। तो ये सब ये कुप्रथा है, ये बैन होनी चाहिए। ये बैन करी भी गई थी, अंग्रेजों ने इसको बैन किया था। अंग्रेजों ने एक सिग्नेचर किया और सीधे सती एबॉलिशन एक्ट बना दिया, सीधे काम खत्म। बंगाल एबॉलिशन ऑफ सती रेगुलेशन खत्म, सीधा। विलियम बेंटिक थे शायद जिन्होंने बनाया था। फिर ऐसे रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी अपोज इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट टू फ्रीडम। अगर सरकार ऐसे कुछ काम रोकती है, कुछ ऐसी प्रैक्टिस रोकती है, तो इसको ये नहीं माना जाएगा अरे साहब आपने तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो है इंटरफियर कर दिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, सही किया है, ऐसी चीजें बैन करी तो अच्छी बात है। फिर आर्टिकल 25 क्या कहता है? नॉट ओनली रिलीजियस बिलीव्स बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस। दैट मीन्स एक होती है रिलीजियस, एक होती है डॉक्ट्राइन, एक होती है हमारे रिचुअल्स। तो दोनों चीजों को आर्टिकल 25 दे रहा है, कवर कर रहा है। अब याद रखना, आर्टिकल 25 जैसे ही सुनते हो आप, तो आर्टिकल 25 होता है पर्सनल, इंडिविजुअल के लिए, और जो आर्टिकल 26 है ये होता है कलेक्टिव के लिए, ये होता है कम्युनिटी के लिए। ध्यान देना, मैं फिर से बोलूंगा, कलेक्टिव या कम्युनिटी। पूरी बात करो, समझो, पूछो। जैसे आर्टिकल 25 जब बोल रहा था मैं आपसे, मैंने कहा आपको आजादी है, आपकी इनर चेतना, आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कि मेरा धर्म कौन सा होगा, मैं कौन से भगवान ये भगवान जी, भगवान वो, आप इनसे कैसे आप अपना वो कर रहे हो, जुड़ाव कर रहे हो। ठीक है, मेरा कैसा फेथ है मेरे भगवान से, वो पर्सनल है, इंडिविजुअल के लिए आर्टिकल 25 है। लेकिन जब आर्टिकल 26 की बात करूंगा तो मैं समाज की बात कर रहा हूं, उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, उस पूरे धर्म को मानने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आर्टिकल 26 क्या है भैया? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। यहां पे जो भी आपका धर्म है, जैसा भी धर्म है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, ये उसकी बात कर रहा है आर्टिकल 26। ठीक है भैया साहब, बढ़िया। इसके बाद संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 26 प्रोवाइड्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कलेक्टिव मतलब उस पूरी कम्युनिटी के लिए। फिर ये क्या देता है भैया? ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, डिनोमिनेशन समझते हो क्या होता है? डिनोमिनेशन मतलब होता है पार्ट ऑफ या सम सेक्शन, पार्ट या सेक्शन ऑफ ए रिलीजन, ये होता है क्या? डिनोमिनेशन। जैसे 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, ये क्या है? ये एक करेंसी, INR, इंडियन नेशनल रुपी की डिनोमिनेशंस है ना? क्या है ये? 1 रुपए का सिक्का, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 का जो बंद हो गया, तो ये जो नोट हैं, ये सिक्के हैं, ये INR, इंडियन नेशनल रुपी का एक डिनोमिनेशन है। ये उसका बोलने का तरीका है। दैट मीन्स इट इज अ सेक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट करेंसी, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट रिलीजन, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेशन। अब इसी के लिए आर्टिकल 26 कहता है कि जो भी रिलीजियस भाई जो भी डिनोमिनेशन है, शैविज्म होता है, शक्तिज्म होता है, राधा स्वामी जो संगठन है, ठीक है, ये सारे के सारे डिनोमिनेशंस हैं, दे हैव द राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। उनका मन जैसे चाहे वो अपना संस्थान चलाएं। अब राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारे डिनोमिनेशंस को है। एंड राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन। पूरा क्या? अब राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 26 जो है, दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। वही वाली बात। अदर टर्म्स, आर्टिकल 26 सेफगार्ड्स कम्युनल रिलीजियस फ्रीडम। सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक है ये, मतलब कि इसमें हम बात करते हैं कि साहब एक कम्युनिटी के राइट्स क्या है पूरी तौर से। अब कम्युनिटी डिनोमिनेशन जो हमने भी पीछे बात करी, इसी डिनोमिनेशन पे थोड़ा और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सो
डिनोमिनेशन क्या होता है, कैसे तय हो सकता है डिनोमिनेशन क्या है, कौन है डिनोमिनेशन में, कौन इसका पार्ट है कि नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया ये बात, रिलीजियस डिनोमिनेशन उसको 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कोई भी डिनोमिनेशन हो, किसी भी धर्म का एक पोर्शन निकल के जा रहा हो अलग से, शक्तिज्म, शैवाइज्म या वैष्णविज्म, तो ये सारे जितने धर्म, तो ये जितने इज्म्स हैं एक ही हिंदुइज्म के, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये अलग अलग चीजें होती हैं। अब इनमें यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहना है कि सुनो ध्यान से, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, लोग हों इसको मानने वाले, हु हैव अ कॉमन सिस्टम ऑफ बिलीफ, ठीक है, विच दे रिगार्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, जो वो मानते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है, उस वाले धर्म में लिखी हुई बातें, उस वाले बिलीफ में लिखी हुई बातें। इट शुड बी, इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक तरीके का उनका सिस्टम हो, कैसे साहब इनका सबसे बड़ा सेंटर यहां पर है, या इनका सबसे बड़ा जो हमारा मंदिर है, या जो हमारा इनका सबसे बड़ा जो हेड प्लेस है वो यहां पर है। फिर इट शुड बी मतलब इट शुड डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम, उसका अलग नाम भी हो। तो ये 3 टेस्ट मानने पड़ेंगे, ये 3 टेस्ट से पास करना पड़ेगा एक किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को टू बी कॉल्ड अ सेपरेट डिनोमिनेशन। ठीक है भैया, कैसे हम बात कर रहे हैं, डिनोमिनेशन एक ए मान लेते हैं इसको, ए रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है भैया, इसमें कुछ बातें होंगी, डॉक्ट्राइंस या प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जाम्पल राधा स्वामी जब वो कहते हैं कि साहब आप कोई नॉनवेज नहीं खाएंगे, आप किसी और पर पुरुष पे या पर स्त्री पे आप नजर नहीं डालेंगे, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, वैसी बात नहीं करेंगे, तो ये क्या है, ये वो बिलीफ्स हैं, ये वो चीजें हैं जिनसे कि लोग मानते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल वेलबींग हो रहा है, हमारा एक स्पिरिचुअल आंतरिक हमारा जुड़ाव जो है विकास हो रहा है, और हम अपने इष्ट देव से हमारा जो कनेक्शन है वो और डीपन हो रहा है। ठीक है भैया, ये सारे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स उस चीज को मान रहे हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अब ये डिनोमिनेशन को हम बोलेंगे, ये इंडिविजुअल जितने सारे हैं ये सब अपने उस डिनोमिनेशन को एक सेपरेट नेम भी दे रहे हैं, देन वी कॉल इट कि एक वो सेपरेट चीज है ए नाम से डिनोमिनेशन। ठीक है, अब उस ए में जितने सारे लोग जो उसको मानते हैं, हम ऐसा भी नहीं कहते कि आप ए को मानते हो तो आप बी को नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हो यार, यही तो इंडिया है, ये तो खूबसूरती है, और आप मानो, इसको क्या दिक्कत है, आपको उसमें बिलीव करना है आप वो बिलीव करो, आपको इसमें बिलीव करना है आप ये करो। सो दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 26, जिसमें आपको उस कम्युनिटी को, उस डिनोमिनेशन को ताकत मिलती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल शैविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म, हिंदू, ये सारे हिंदुइज्म के ये सारे एक सेक्ट्स हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन है। फिर इस्लाम में शिया और सुन्नी ये बैठे हुए हैं, तो इनके भी अपने अपने कुछ और बिलीफ है, जो शियाओं के सुन्नियों के बिलीफ अलग अलग होते हैं, इनका अलग अलग कुछ, देखो नाम ही इनका अलग अलग है, लोग इनको मानने वाले कुछ अलग अलग हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारे वो लोग हैं जो अपने अपने इज्म को मानते हैं, जो अपने अपने डिनोमिनेशन को मानते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ शेयर्ड बिलीफ। फिर अ कॉमन स्ट्रक्चर, अ डिस्टिंक्ट नेम। क्लियर बात हो गई। ये बात कहां बोली सुप्रीम कोर्ट ने, एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये 3 स्टैंडर्ड हैं जिनको कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को पूरा करना पड़ेगा, तब बोला जाएगा कि हाँ साहब ये एक अलग सेक्ट है। संविधान डज नॉट स्पेसिफाई रिलीजियस डिनोमिनेशन, संविधान नहीं कहता है, संविधान कहता है मुझे नहीं मालूम भैया, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसीजंस को पूछ लेना कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट कहेगी तो वो बात सही है। नाउ क्या क्या हमने बात करी है, आर्टिकल 26 कहां रुकेगा, क्या नहीं करने देगा आपको, जब भी आपकी एक्टिविटी से कोई 3 दिक्कतें होंगी। कौन सी दिक्कतें, पब्लिक सेफ्टी, मोरालिटी, हेल्थ, बस ये दिक्कतें नहीं हो, आपका जो करना है आप करो, ठीक है भैया, बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय अदर फंडामेंटल राइट्स प्रोविजंस। ठीक है साहब, तो ओके है, डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन। यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे सर टैक्सेशन कैसे नहीं है, फीस तो ली जाती है हमसे, ये होती है वो होती है। ध्यान रखना, फी इज नॉट टैक्स, इज नॉट टैक्स। ठीक है, फीस क्या होती है, फीस होती है कोई आपको, जब आप किसी अपने पद यात्रा पे जाते हो, हज यात्रा पे जाते हो, जब आप कोई और वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हो, दैट मींस क्या है, उस रास्ते में आने के लिए, आप उस रास्ते में चलने के लिए आपको सड़क चाहिए, आपको सराय चाहिए, आपको होटल चाहिए, आपको कोई और बसेरा चाहिए, तो उस सर्विसेज को बनाने, उस सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए स्टेट टेक्स अ फीस, वो फीस लेता है। लेकिन आपको उस पदयात्रा पे जाने के लिए आपसे कोई पैसा ले रहा है टैक्स के नाम पे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये संविधान ने मना किया हुआ है, क्योंकि ये इनके टाइम पे होता था, जो हमारे ये सब होते थे, ये औरंगजेब वगैरह, तो इनके टाइम पे होता था जजिया वजिया होता था। तो भाई जजिया क्या है कि साहब आप इस धर्म को मानते हो, पैसा दो बेटा, नहीं मानो तुम, अगर इस धर्म को नहीं मानो तो फिर नहीं देना पड़ेगा पैसा। तो बेचारे क्या करते थे, उसमें कन्वर्जन हो रहा था। ऐसी बातें हैं, यही बातें एनसीईआरटी कहती थी अभी। नाउ अब हम बात करते हैं सब क्या बात फंस गई अभी। तो अब यहां पे 27 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड
उसको परेशान या उसको ये कंपेल यानी उसको ये कंपलसरी उसको बोला नहीं जाएगा टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन या मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक बात है साहब। अब इट सेज दैट कोई भी सरकारी पैसा जो टैक्स के द्वारा या कोई और चीज के द्वारा सरकार ने जो पैसा कमाया है अपने उसमें खजाने में, ये जो 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 अपने टैक्स के द्वारा आया है, शैल बी स्पेंट फॉर द प्रमोशन या मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक रिलीजन पे पैसा नहीं फूकोगे आप, ठीक है। फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग या सपोर्टिंग एनी रिलीजन ओवर द अदर इज प्रोहिबिटेड। करो तो सबके लिए करो, वरना मत करो, ये बात है। इट प्रोहिबिट्स ओनली लेविंग अ टैक्स एंड नॉट अ फी। वही बात जो हमने पीछे बोली, फीस इज नॉट अ टैक्स। पर्पस ऑफ फीस क्या होती है? इज टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट टू प्रमोट और मेंटेन एनी रिलीजन। ठीक है भैया, क्योंकि पर्पस ऑफ अ फी क्या होता है? इज नॉट टू प्रमोट और मेंटेन। अच्छा, एक ही बात लिख दी यहां पे। अब एज अ रिजल्ट इसीलिए पिलग्रिम जो जाते हैं, जो यात्री लोग जाते हैं, तो इनसे हम एक फीस लेते हैं। दे आर चार्ज द फीस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम विद अ स्पेशल सर्विस, या सेफ्टी चाहिए या कोई और वहां पे रास्ते में कुछ और अड़चन, कोई दिक्कत ना आए, उसको सॉल्व करने के लिए फीस ली जाती है। अब रिलीजियस एंडाउमेंट्स, जो रिलीजियस दान होता है, एंडाउमेंट्स मे बी चार्ज द फी टू कवर रेगुलेटरी एक्सपेंसेस। कि अब किसी ने रिलीजियस एंडाउमेंट दे दिया, किसी ने कोई अपनी 300 एकड़ जमीन दे दी इसको, अब किसी एक धर्म को या एक पंथ को दे दी, ठीक है भैया। अब उस पंथ के लोगों ने कहा कि 300 एकड़ जमीन क्या करेंगे इसका, तो ऐसे में सरकार ने कहा रुक जाओ, इस पे पहले हमें कुछ टैक्स दे दो या फीस दे दो, जो इस पे भी हमें फीस चाहिए, क्योंकि इस लैंड के अराउंड आपको सड़क चाहिए होगी, इस लैंड के अराउंड आपको सिक्योरिटी चाहिए होगी, पुलिस थाना चाहिए होगा, यहाँ पे कोई एक बैरक चाहिए होगी, कोई नहीं सॉरी बैरक कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई बैरिकेड चाहिए होगी, तो ये चीजें आपको जरूरी पड़ेंगी, इसलिए हम आपसे यहाँ पे फीस ले सकते हैं। ठीक है भैया, ओके डन। अब जो बच्चे अभी स्कूल में होते हैं, तो स्कूल बच्चे पढ़ाई करते हैं, इन बच्चों से जब प्रार्थना करवाई जाती है सुबह, तो उसमें उस प्रार्थना के अराउंड भी यहाँ पे संविधान में कुछ बातें हैं। क्या? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। 28 क्या कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। धार्मिक इंस्ट्रक्शन शैल बी, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली या भाई होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट, या भैया कुछ भी और तरीके से, अगर वो पार्शली भी है तो उसमें सरकार का अगर उसमें हस्तक्षेप है तो हम उसको पढ़ेंगे। अब किस तरीके से होली पार्शली क्या चीज समझी जाती है? तो 4 तरह के यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान है। पहला तो ये होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, जो सरकारी कॉलेज या सरकारी स्कूल जो होता है, यहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यहां पे धार्मिक ज्ञान देना मना है, सॉरी नहीं हो सकता। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के द्वारा बना दिया गया होगा एक कॉलेज। किसी एक ट्रस्ट का नाम सोचो जो धार्मिक रहा हो, तो मान के चलते हैं कोई पारसी स्कूल, चलो मान के सोच के देखो जरा कोई और कोई यहूदी स्कूल, कोई और ऐसा स्कूल जो किसी धर्म के ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब सरकार उसको चलाती है, तो यहां पे भी परमिटेड है। ठीक है साहब। इधर खाली जो स्टेट जिसे जानता है कि ऐसा कॉलेज होता है, क्या कॉलेज है वो, मदरसा है वो, जो भी है वो जाने अपना, स्टेट बस खाली उसको रिकॉग्नाइज करता है। दूसरी चीज, रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, यहां इन दोनों में परमिटेड है ऑन वॉलंटरी बेसिस। अगर चाहते हो देना तो दे देना, लड़के बच्चे सुनना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई आपको रोक नहीं सकता है। नाउ दूसरी चीज, नो पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या वर्शिप विदाउट हिज और हर कॉन्सेंट। आपकी मर्जी के बिना आपको स्कूल की प्रार्थना में खड़ा करना अपराध है। अगर बच्चा छोटा है वो, इन केस ऑफ अ माइनर, तब कंसेंट ऑफ हिज गार्जियन, लीगल गार्जियन जो भी उसका माता पिता या लीगल गार्जियन कोई और, उसकी कंसेंट इज नीडेड, वो जरूरी है। यहां पे इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, इसमें जो भी संस्थान जो भी सरकार से पैसा लेता है, उसमें अगर किसी बच्चे को खड़ा कर दिया गया पूजा स्थल पे या कुछ भी, और वो उसकी मर्जी के बिना है, तो वो फिर एक अपराध है। ठीक है साहब, ओके, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 28 साफ बात बोल दी इसने। 4 तरह के स्टेट है, कौन से वाले? होली ओन्ड बाय द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड बाय एनी ट्रस्ट या एंडाउमेंट। इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट ने बनाए थे और उस ट्रस्ट ने कुछ सोच के बनाया था कि साहब हमारे तरह के बच्चे, हमारे कम्युनिटी के बच्चे जो भी हैं, पढ़ाए कम से कम यहाँ पे आके। फिर जो होली ओन्ड बाय स्टेट है, जो सरकारी ही है, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीटली बैंड, सॉरी। इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, इनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है दे आर परमिटेड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, कि मन है तो दे देना, नहीं मन है तो मत देना, साफ सीधी बात। नाउ चलो भैया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इतने तरह के लोग, इतने तरह का विविधता, इतनी तरह की डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे, तो इस डाइवर्सिटी का क्या करें? इतने कितने लोग हो गए हैं, तो पानी भी ठंडा हो गया। नाउ इनके लिए है आर्टिकल 29 और 30। अब आर्टिकल 29 और 30 का कहना क्या है? 29-30 बात करते हैं हमारे कल्चरल, ऐसी कुछ परंपराएं
और कुछ ऐसे जो हमारे शैक्षणिक राइट्स, ऐसे हमारे एजुकेशनल राइट्स जो किन के लिए हैं, माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज माने वो अल्पसंख्यक वर्ग जो कि छोटा है, जो नंबर्स में कम है। अरे ये कैसे हिल रहा है यार पानी की बोतल अपने आप से। तो अब ये जो ऐसे संस्था, ये जो ऐसे छोटे छोटे जो ग्रुप बन गए हैं जो कि अब नंबर्स में कम है, पॉपुलेशन में माइनॉरिटी में है, उनका ध्यान रखने के लिए राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रिजर्व देयर कल्चरल राइट्स, प्रिजर्व देयर और अपने अपने एजुकेशनल राइट्स, तो उनको बचाने के लिए वी हैव 29 और 30 आर्टिकल्स। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये वो राइट्स हैं जिनसे कि कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज या कोई और चीज भी उस सेक्शन की बरकरार बची रह जाती है। अब फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, ये किन के लिए है? प्रिजर्व द कल्चर एंड कल्चर ऑफ ऑल द माइनॉरिटी ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ठीक है भैया, सबके लिए आ गए वो। कैसे कैसे? 29 की बात करते हैं पहले। तो माइनॉरिटी में जो बच्चे हैं, माइनॉरिटीज में, अच्छा ये अपने आप ही कह रहे हैं माइनॉरिटीज मेजॉरिटी, जियो और जीने दो, बच्चे बेचारे कमजोर हैं, ये कम नंबर्स में लोग हैं, तो ये अपने आप कह रहे हैं। अब माइनॉरिटी कैसी वाली? जो धार्मिक रूप से माइनॉरिटी है वो, और जो भाषाई रूप से माइनॉरिटी है वो, दोनों तरह की माइनॉरिटीज के लिए हमारा संविधान कहता है कि सुनना ध्यान से। क्या बात? कि पहले हमें ध्यान क्या रखना है, रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सी मानी जाती हैं, जो कि एनसीएम एक्ट ऑफ 1992 के तहत बोली गई है। वो क्या है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज, बस। ठीक है भैया, इसमें भी जैन्स भी ऐड हुए वैसे। फिर टीएमए पाई केस में, फाउंडेशन केस में, इसमें क्या हुआ? माइनॉरिटी हैव टू बी कंसिडर्ड स्टेट वाइज। हो सकता है एक स्टेट में कोई व्यक्ति माइनॉरिटी में हो, दूसरे स्टेट में उसकी मेजॉरिटी हो, तो उस स्टेट में जो माइनॉरिटी है वो, तो उसको स्टेट वाइज मानो उसको। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो भाषा के नाम पे जो लोग कमजोर हैं, दैट मीन्स कि इन ईच स्टेट, एक स्टेट में एक होती है मेजॉरिटी भाषा, देयर इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी, और बाकी होते हैं और लोग जो बेचारे उतने ज्यादा लोग, उतने नंबर्स नहीं है। ऑल अदर्स हु डू नॉट स्पीक दैट लैंग्वेज, दे बिलोंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन दैट स्टेट, उसी स्टेट में। ठीक है साहब। नाउ 29 क्या कहता है? अब इन्हीं लोगों की बात करते हैं। एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजंस रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी रह लो आप, they have the right to protect and conserve its own distinct language, script, culture, everything. ये आप अपना प्रोटेक्ट कर सकते हो हर चीज आप। इट प्रोवाइड्स द राइट टू एनी ग्रुप, एनी सिटीजन, एनी सेक्शन, एनी कम्युनिटी ऑफ पीपल। नाउ यहां पे ये आर्टिकल कहता है नो सिटीजन, यानी किसी भी नागरिक को मना नहीं होगा। क्या? शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ये वाले ग्राउंड्स, क्या? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। इट प्रोवाइड्स फॉर ऐसे राइट्स टू एन इंडिविजुअल सिटीजन कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा जब आपकी भर्ती होगी किसी आईआईटी में, आईआईएम में, या नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन में, जो भी हमारे हैं। तो 29 ये भी कहता है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एज वेल एज कल्चरल माइनॉरिटीज, आप सबका ध्यान रखा जाएगा। ध्यान रखना, कोई आपकी दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। अब हाउएवर राइट्स आर नॉट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली माइनॉरिटीज, पर एज इट इज, पर सुप्रीम कोर्ट का बोलना था ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटीज के लिए ही है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज आर्टिकल में वो सेक्शन ऑफ सिटीजंस है। अब सेक्शन ऑफ सिटीजन, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब सेक्शन ऑफ सिटीजन वर्ड आ रहा है, सेक्शन ऑफ सिटीजन, तो सेक्शन ऑफ सिटीजन में कुछ भी आ सकता है, नॉट जस्ट माइनॉरिटीज, इट इंक्लूड्स माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, एज स्पोकन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम को, इसको सुप्रीम लिख देते हैं वरना आपको लगेगा अरे साहब क्या हो रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भले इसकी लैंग्वेज कहती हो कि माइनॉरिटी नहीं, सेक्शन ऑफ सिटीजंस, ये सबके लिए है। तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा, किसी का भी धर्म, किसी का भी कल्चर, लैंग्वेज वैसे ऐसे गायब ना हो जाए। अब 29 क्लॉज 2, इसका जो सेकंड हाफ है वो कहता है स्टेट शेल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अभी हमने पीछे देखा था, मेंटेन्ड बाय इट और दोज दैट रिसीव एड फ्रॉम इट, जो भी सरकारी फंड से जो अपने चलते हैं या जो सरकार पे ही निर्भर है पूरे तौर से, टू एनी सिटीजन बेस्ड ओनली ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज या अपने एनी ऑफ देम। ठीक है भैया, ओके सर, इन बातों पे आपके साथ भेदभाव नहीं होने को। नाउ हमारा आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये था जो वक्फ के लिए तो आर्टिकल 26 था, और एएमयू वाला जो था, जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है, दैट इज आर्टिकल 30। ठीक है, अब इसके अराउंड क्वेश्चन, चलो देखते क्या है। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? सिंपल साफ बात, क्लियर बात कि यू हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, बना भी सकते हो, उसको मेंटेन भी कर सकते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ योर चॉइस। कौन, किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। अब कॉम्पेंसेशन अमाउंट, ये अभी चेंज हुआ हमारे 44th अमेंडमेंट में, ये एक ऐड हुआ था। इसमें क्या हुआ कि अगर किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जमीन
ली गई जमीन हो, कोई और बिल्डिंग हो, कोई और प्रॉपर्टी हो, अगर उनकी कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ली गई है, सरकार ने ली है, और कॉम्पनसेशन अमाउंट उसका कुछ मुआवजा फिक्स हुआ है, फिक्स बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन, कि साहब लेनी है आपकी प्रॉपर्टी, देन इट शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट द राइट गारंटीड इन दिस आर्टिकल। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी लेने से और आपके लिए इसके बदले आपको जो मुआवजा दिया गया है इससे आपका आर्टिकल 30 का हनन हो गया है, नहीं। ठीक है भैया, ये प्रोविजन ऐड हुआ था बाय द 44th अमेंडमेंट सीएए 1978 टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अपने माइनॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। ठीक है साहब। अब जब भी चंदा दिया जाएगा इन ग्रांटिंग एड, तब यहां पे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक, ऐसा नहीं कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे देते एक को नहीं दे रहे, देना पड़ेगा सबको देना, वरना किसी को मत देना। नाउ द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड टू ओनली टू माइनॉरिटीज। जो पिछला वाला था वो था सेक्शन ऑफ सिटीजन, किसी के लिए भी, 29 यानी किसी सेक्शन मेजोरिटी के लिए भी है, ये वाला ओनली फॉर माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटी कौन से वाले भाई, हमारे रिलीजियस, कल्चरल और हमारे लिंग्विस्टिक, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी अदर सेक्शन ऑफ सिटीजंस, जो कि एज अंडर आर्टिकल 29 था। ठीक है साहब, आगे चलो। अब हमारे राइट टू प्रॉपर्टी, ये बेचारा उठा के बहुत दूर फेंका गया है, इसके साथ तो बड़ी अनीति हुई है इस अधिकार के साथ। तो अब क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये आर्टिकल 30, अरे यार क्या बताएं इसके बारे में, तो हंसी आ जाती है। तो ये हमारा आर्टिकल 31 उठा के बेचारा फेंका गया दूर तक। अब इसके बाद जब इसको इतना दूर, पता कहां फेंक दिया गया, इसको 31 से उठा के दाएं 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 दाएं, ये गया 300A, यहां पटक दिया इसको ले जाके। कैसे? तो अब आर्टिकल 31 था पहले, बेचारा चुपचाप, ये राइट टू प्रॉपर्टी था, वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट्स। 44th अमेंडमेंट ने कहा बहुत दूर चलो, दिखना भी मत पार्ट 3 के आसपास तक, तो इसको बना दिया गया लीगल राइट। ये हो गया लीगल राइट, कहां पे, अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट इधर, इतना पीछे। अब आर्टिकल 31 ने क्या क्या कर दिया था, आर्टिकल 31 की वजह से ही संविधान में इतनी बार अमेंडमेंट हुआ है, पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां, 42वां, बहुत कुछ हुआ, बवाल ही हो गया इस आर्टिकल 31 की वजह से। तो पहला अमेंडमेंट आया 1951 में, आजाद हुए, संविधान लागू हुआ, पहला इलेक्शन हुआ, सरकार आई और पहला अमेंडमेंट कर दिया संविधान में। फिर आर्टिकल 31 में अमेंडमेंट, ये कैसे बना, इंसर्टेड आर्टिकल 31A एंड 31B। जो आर्टिकल 31 की लैंग्वेज थी कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, सबको एक्वायर करने का और अपने मेंटेन करने का, अपना 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 राइट होगा प्रॉपर्टी का, ये लैंग्वेज चेंज कर दी गई, 31A और भी डाल दिया गया उसकी जगह पे। और 25वां अमेंडमेंट मुश्किल से 20 साल बाद फिर से आर्टिकल 31C और ऐड कर दिया गया। तो अब देखते हैं इनमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है भैया, 31A क्या कह रहा है, लाओ बताओ। जो राइट टू प्रॉपर्टी वाली बात है, तो उसको लैंग्वेज को ही चेंज करके पटक के एकदम उल्टा सीधा कर दिया उसको। कैसे? तो इसमें बोला गया 31 को हटा के पहले लिखो 31A। अब 31A कहता है 5 तरीके के अगर कानून आ रहे हैं और उससे प्रॉपर्टी छीनी जा रही हो किसी की, तो कोई चुप मार के बैठे रहना, हल्ला मत करना। क्या? एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। पहला तो अगर इस तरीके का कोई कानून आ रहा होगा तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने के लिए, और सरकार उसको एक्वायर कर रही है, उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को, वहां से हाईवे निकलेगा जो भी होगा, तो उस केस में आपको जो भी मुआवजा जो भी कुछ हो, तो अब आप चुप रहो, बस ले रही सरकार, शांत रहना। दूसरी चीज, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट। प्रॉपर्टी तुम्हारी है पर मैनेज अब सरकार करेगी। तीसरी चीज, एमैल्गेशन ऑफ कॉर्पोरेशन। अगर 2-3 कॉर्पोरेशन है, कुछ निगम है, उनको मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो उस केस में बोलना मत कुछ भी। फिर एक्सटिंग्विशमेंट या मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स ऑफ कोई कॉर्पोरेशन, नगर निगम के, नगर निगम कह रहा हूं, कोई और निगम है, उस इस्पात उद्योग निगम जो भी है, ठीक है, ऐसे कई सारे निगम हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन हो सकते हैं। तो अब इनके क्या अधिकार, इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, इनके जो डायरेक्टर्स हैं, इनके राइट्स क्या हैं, अगर उसको भाई उन राइट्स को हटा दिया जाए या उन डायरेक्टर के राइट्स को मॉडिफाई कर दिया जाए, तो वो चीज। फिर एक्सटिंग्विशमेंट या मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज, कि खनन जो स्टेट्स में कई बार रॉयल्टी वाली लड़ाई हो जाती है, ये खनिज का पैसा इसका कौन देगा भैया, कौन सी कंपनी देगी इसकी लीज की, तो अब उसके लिए अगर कोई कानून आ रहा होगा, इनमें से कोई भी चीज पे कानून आ रहा होगा, तब उस केस में वो कानून बिल्कुल सेफ है। क्यों? उस कानून को फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और कोई उसको इनवैलिड करार नहीं कर सकता। अब इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द गारंटीड राइट टू कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन। जब एक्विजिशन होगा, सरकार आपको एक्वायर करेगी आपकी प्रॉपर्टी, तब ऐसे केस में क्या होगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का आपको पैसा मिलेगा और आपको पैसा जो भी जैसा भी होगा सरकारी रेट पे वो आपको दिया जाएगा। ठीक है साहब। नाउ 31B की बात कर लेते हैं। 31B कहता है कि भैया ऐसे कोई भी कानून या रेगुलेशन जो आ रहा हो, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जो कि क्या करे, जो कि आके 9वें शेड्यूल में डाल दिया गया हो, 9th शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में संविधान के, तो अब वो बिल्कुल सेफ है। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी एक्ट
कोई भी रेगुलेशन जो ऐसा होगा कि उससे किसी का भला हो रहा होगा जनता का बड़े पैमाने पे, और उस एक्ट का नाम खाली उठा के डाल दिया गया है 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल में, देन उस एक्ट को, उस रेगुलेशन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, कोई वैलिडेट नहीं करेगा, खाली इस ग्राउंड पे कि वो किसी फंडामेंटल राइट को वैलिड कर रहा है। नहीं हो सकता है। अगर कोई एक्ट उठा के डाला गया 9 शेड्यूल में, जो कि संविधान के लास्ट में है ना, 12 शेड्यूल हैं, तो उनमें से जो 9वीं अनुसूची में कई सारे ऐसे 200-250 ऐसे एक्ट लिखे हुए हैं, आंध्र प्रदेश का लैंड रिफॉर्म एक्ट, बिहार का लैंड रिफॉर्म एक्ट, यूपी का लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो ये लैंड, पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो ये लैंड रिफॉर्म जो एक्ट हैं, जमींदारी एबॉलिशन हो गया, कई सारी और चीजें हो गई, तो इन लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को जब हमने इसमें डाला, उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा, उसको कोई इनवैलिडेट नहीं करेगा इस बात पे कि वो कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे होंगे। ठीक है साहब, ये बात है। अब आर्टिकल 31B का स्कोप इज वाइडर, वेरी वाइड देन आर्टिकल 31A, क्योंकि आर्टिकल 31A तो खाली 5 तरीके के कानूनों को बचा रहा है, एज इट इम्यूनाइजेस एनी लॉ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। ठीक है भैया, इसी वजह से मैंने आपसे एक बार सवाल पूछा भी था कि तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन है 69% का, वो इतना हाई कैसे पहुंचा। उसका आंसर यहां मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो एक्ट है रिजर्वेशन ऑफ तमिलनाडु के सिटीजन्स का, तमिलनाडु के रहने वाले लोगों का, उनका रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो 69% पे है। अब वो जो एक्ट है, वो कानून है, वो डाला हुआ है 9वें शेड्यूल में, तो वो सेफ हो गया है। ठीक है भैया। नाउ 31C की बात कर लेते हैं। 31C कहता है, ये जो बाद में ऐड हुआ था 25वां अमेंडमेंट के द्वारा, इसने बोला था कोई भी कानून, लॉ दैट सीक्स टू इंप्लीमेंट सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि आर्टिकल हमारे 39 से लेके हमारे इसमें आगे तक लिखे हुए हैं, वो कानून जो कि डीपीएसपी को अमल में लाने के लिए लाए गए होंगे, दे शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड्स कि वो कुछ भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है भैया। नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन कि इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल सच पॉलिसी, तो उस लॉ को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा, किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करेगा इस बात पे कि वो कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा होगा, या इस बात पे कि इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी। पता चले हमारे, हम एक्ट लेके आए, एक्ट में लिखा था कि साहब ये जो एक्ट है, ये इतना अच्छा एक्ट है कि इससे क्या होगा, सब घरों में कॉटेज इंडस्ट्री लग जाएगी। ठीक है भैया, सरकार ने कहा ऐसा एक्ट ला रहे हम, तो अब वो एक्ट पास हो गया, एक्ट बन के कानून हो गया, लोग पहुंच गए, एडवोकेट सारे वकील लोग लेके सुप्रीम कोर्ट के साहब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें कि इससे जो है पर्पस इसका ये है, कॉटेज इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश हो जाएगी। अब कॉटेज इंडस्ट्री एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि साहब इसको प्रमोट करना है, प्रमोट करना है, तो प्रमोट करना है ना, तो एक्ट की शुरुआत में लिखा हुआ था पर्पस में कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये थी कि हम चाहते हैं, हम प्रमोट करना चाह रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री। अब अगर नहीं प्रमोट हो पाई तो समझ थोड़ी क्या लेके चले गए कोर्ट में। तो ये बात है। 31C, 31B और 31A, ये तीनों के तीनों जो ये जो आर्टिकल 31ABC हैं, ये तीनों के तीनों बचाते हैं क्या, कुछ कानूनों को चैलेंज होने से जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हो, या डीपीएसपी को अमल में लाने के लिए लाए गए थे लेकिन डीपीएसपी अमल हो नहीं पाई, तो उनको बचाने के लिए ये सारे वो आर्टिकल्स हो गए। नाउ साहब आगे बढ़ो, आर्टिकल 31 हो गया, 32 पे आ जाओ। ये क्या है? ये अंबेडकर जी का, डॉक्टर अंबेडकर जी का क्या है, फेवरेट आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर अंबेडकर जी, इनका कहना क्या था कि अगर आर्टिकल 32 ना हो ना तो संविधान की वैल्यू ही नहीं है कोई, ये संविधान किसी मतलब का नहीं है। फिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट लिख देने से कुछ नहीं होने वाला, लिख के तो दे दिया हमने इतने बड़े भारी, लेकिन अगर ये अमल में आए और इनका वायलेशन हुआ और उसका कोई समाधान नहीं है, देन इन आर्टिकल्स का, फंडामेंटल राइट का कोई वैल्यू ही नहीं है, इस संविधान के पूरे की वैल्यू नहीं है। तो तब इन्होंने कहा अंबेडकर जी ने कि ये जो आर्टिकल है 32, ये है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद बोली है कि ये बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 32 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब क्या है भैया आर्टिकल 32 में होता क्या है? आर्टिकल 32 में बात होती है, अगर आपके साथ कोई बदतमीजी हो, आपको पटाखे फोड़ाने हैं, छुड़ाओ भैया पटाखे, आपका मर्जी है, अगर सरकार ने उसको इजाजत दे रखी, अगर ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने, सब लोगों ने उसके परमिशन के बीच में कर रहे हो, तो आप परमिशन के बीच में कर रहे थे, बिल्कुल आपके पास टाइम था, सब आप टाइम लिमिट के अंदर आपने पटाखे फोड़े, सब कुछ फोड़े, इतने में पुलिस आ गई, आपको उठा के लेके चली गई अंदर कि तैने पटाखे कैसे छुड़ाए। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। कौन सा वाला? आपको भैया अपना दिवाली मनानी थी, आपको खुशी बांटनी थी, आपने खुशी बांटनी चाहिए, आपके साथ खुशी ज्यादा बढ़ गई, आपको ले गए थाने में। अब क्या हुआ, ये जो बात है यहाँ पे, इस केस में आपके साथ जो बदतमीजी हुई है, पुलिस ने आपको ले गई उठा के आपको पटाखों के साथ, और पुलिस ने कहा चल बेटा जेल में वही चल रहे थाने, वहां छोड़ेंगे पटाखे, अभी बेटा तुझे करते हैं सारी। तो ऐसे केस में आपके साथ होगी बदतमीजी, अनीति होगी आपके साथ, देन यू हैव टू गो टू जुडिशरी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स आपको रेमेडी देंगी। कैसे देंगी? वो देंगी अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226। ठीक है साहब, कैसे देंगी वो? रिट्स देके,
रिट याचिका के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी। ये रिट याचिका, जो रिट वर्ड है, ये रिट कहां से आया है? ये आया है इंग्लिश कॉमन लॉ से। इनका नाम इंग्लिश कॉमन लॉ में बोला जाता है प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स, प्रेरोगेटिव मतलब क्या होता है? ये प्रेरोगेटिव वर्ड जो है ये इंग्लिश कॉमन लॉ का वर्ड है, जहां पे ये प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग होता है। प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग, ऑफ प्रेरोगेटिव ऑफ किंग। अब क्या कहानी है, किंग कहां से आ रहा है बीच में, जुडिशरी के बीच में? ध्यान सुनना। ब्रिटिश में, ब्रिटिश काल, पहले के काल में ब्रिटिश में क्या होता था, ब्रिटेन में जो राजा होता था ना, वो राजा को वो लोग बोलते थे राजा तो यार सबसे दिव्य आदमी है, एकदम ऐसा आदमी है कि अरे साहब आसमान से ही आया है, एकदम पवित्र आत्मा है, राजा है। तो राजा क्या है वहां पे? राजा क्या है वहां पे? फाउंटेन ऑफ जस्टिस है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस। ओहो, तो इनके लिए बोला जाता है ये न्याय के फुआरे हैं, इनके यहां से सारे न्याय बह रहा है राजा के यहां से। तो राजा का प्रेरोगेटिव है ये, राजा का ये सपना है, राजा का ये मंशा है, इच्छा है क्या? कि ऐसी रिट दायर हो, ऐसी रिट जारी हो, जो कौन जारी करे? राजा के नाम पे कोर्ट जारी करे। करेक्ट? तो प्रेरोगेटिव रिट्स वहां से आई है, ये वर्ड वहां का है। प्रेरोगेटिव रिट क्या मतलब होता है? ये इंग्लिश कॉमन लॉ में यूज होता है, जहां पे राजा की मंशा थी, क्योंकि राजा एक फाउंटेन ऑफ जस्टिस है, तो राजा चाहता था, या चाहता अभी भी है, क्योंकि अभी भी बोला तो उसको वही आता है, हमारा राजा जो है एकदम परम दिव्य आदमी है, जो भी जैसा भी है वो। अब ये जो फाउंटेन ऑफ जस्टिस है, इनकी मंशा है कि न्याय बटे, न्याय फैले हर तरफ। तो न्याय ये तो जाके बांटने, ये तो जाएंगे नहीं, तो राजा आदमी है, तो बकिंगम पैलेस से बैठे हैं। अब राजा का काम कौन करेगा? वहां की सुप्रीम कोर्ट, वहां की हाई कोर्ट करेगी, वहां उधर ही, वहां ये वहीं ब्रिटेन में ही। तो अब ये प्रेरोगेटिव रिट्स वहां से आई हैं, और हमने लैटिन वर्ड ऐसे कैसे ही हमने रखे हुए हैं अपने पास। कैसे भैया? पार्लियामेंट कहती है अंडर आर्टिकल 32 कि हमारे पास पावर, संविधान कहता है कि हम ये वाली पावर, प्रेरोगेटिव रिट्स की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दे ही रहे हैं, क्योंकि संविधान में लिखी हुई है, पर हम किसी और कोर्ट को भी दे सकते हैं ये पावर। कोई नई कोर्ट आ जाए, मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और एक आ गई पिनाकल कोर्ट, मान लो ऐसा बना दी पार्लियामेंट ने, बना दी वो अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट तो करे तो ऐसा। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक पिनाकल कोर्ट बन गई, ठीक है, या एक आदित्य कोर्ट बन गई, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने कहा एक बहुत अच्छी कोर्ट बनने वाली है, उसका नाम क्या होगा? आदित्य कोर्ट, ठीक है, आदित्य साहब की वो कोर्ट है ये। अब ऐसे केस में आदित्य कोर्ट में क्या है अधिकार? सब कुछ अधिकार, जो चाहे वो, ठीक है भैया, वो न्याय देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी देगी, हाई कोर्ट भी देंगे, और आदित्य कोर्ट भी देगी। तो आदित्य कोर्ट जो न्याय देगी, हम पार्लियामेंट पावर, हमारे पास पावर है संविधान इस आर्टिकल के द्वारा कि हम आदित्य कोर्ट को पावर दे दें, एनी अदर कोर्ट को, कि आपके पास पावर है क्या? रिट्स अपने ऐसे जारी करने की। अब रिट क्या है? तो रिट होती है 5 तरीके की, ये उनके नाम है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरेराए, को वारंटो। एक करके देखते हैं इनमें क्या क्या है। सो पहले चलो हेबियस कॉर्पस पे। अब हेबियस कॉर्पस क्या है? नाम समझ में आ रहा है, हेबस, हैव कुछ होगा, हाँ ठीक है वही है। कॉर्पस मतलब कॉर्प्स, कॉर्प्स तो डेड बॉडी को बोलते हैं। कॉर्पस माने होता है बॉडी, जिंदा सलामत। टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका लिटरल मीनिंग है ये, हैव द बॉडी ऑफ, कि अगर आपको कोई उठा के ले गया है पुलिस वाला, और आपको उठा के रात में थाने बंद कर दिया, आपका वकील पहुंचा अगले दिन सीधा हाईकोर्ट के, देखो साहब मेरा जो क्लाइंट है, देखो कहां बंद, वो तो अंदर बंद कर दिया, उसको पटाखे छुड़ा रहा था वो तो। अब जहां पे जज पूछेगा कहां है वो, तो आप तो भाई आपका वकील बोलेगा साहब उसको तो थाने बंद कर दिया है। कि थाने में बंद कर दिया? कौन थानेदार है बताओ, नाम बताओ उसका। एसएसपी को बुलाओ, तो एसएसपी को सीधा तलब होगा, एसएसपी बेचारा आके बताएगा क्या बात है भाई, तो यहाँ पे जज पूछेगा उससे कि क्या बात है भाई, तुम्हारे थानेदार ने उसको बंद कर दिया है, हमारे एक लड़का पटाखा छुड़ा रहा था। अब यहाँ पे एसएसपी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों हमने बंद किया, क्या वजह थी। दैट मीन्स ये कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया ये जानने के लिए कि आपने एक व्यक्ति को अरेस्ट क्यों किया है, डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल, और अगर वो डिटेंशन इलीगल है, then that body will be free, body will be free, बस सीधी बात। therefore यहां पे कोर्ट जो है, या ये रिट जो है, इट एक्ट्स एज अ प्रोसीजरल सेफ गार्ड अगेंस्ट द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, जो आपको अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, स्पेसिफिकली देयर पावर टू टेक यू इनटू कस्टडी। ठीक बात है। दूसरी चीज, ये जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, इट इज अ रेमेडी जो किसके लिए अवेलेबल है? टू द पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज पर्सनल लिबर्टी। अभी इस समय पे अगर आपको अरेस्ट किया था 2 साल पहले, और आप बेल पे केस खत्म करके जीत जात के बाहर आ गए हो, दैट मीन्स उसके बाद अब आप जा रहे हो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लेके कि साहब मुझे तो अरेस्ट किया था 2 साल पहले, देखो साहब मेरे साथ कितना बुरा हुआ था। यहां पे कोर्ट कहेगी नहीं, जब तुम अरेस्ट हुए थे तब आते, तो अपने वकील को भेजते। दैट मीन्स यू कैन नॉट रिवोक इट टू अपने चैलेंज पास्ट इलीगल डिटेंशन, नहीं।
तुम्हारे से बदतमीजी हो गई, ये हम मान गए, ठीक है, तुम एक सू कर दो, तुम और तरीके से अपना मानहानि या जो भी तुम्हें और मुकदमा करना है वो कर दो, लेकिन अब रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इसके लिए नहीं होगी। अब तीसरी चीज, कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज ऑल्सो एंड प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। फिर इसके बाद कहां पे इशू नहीं होती है, जब आपका डिटेंशन बिल्कुल सही हो कि साहब आपने क्या किया, आपने एक 5 किलो का एकदम बारूद भर के एक स्टील कनस्तर में और दाग दिया सीधे से, और हॉस्टल की छत पे फोड़ दिया, हॉस्टल में जो छत में दरार आ गई, बीच में गड्ढा हो गया। दैट मींस आपने क्या करा, आपने सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दिया, आपने बदतमीजी कर दी। तो आपको जब पुलिस ऐसे केस में लेके जाएगी, जब पुलिस वाला एसएसपी जब ये बताएगा कि साहब पता हमने क्यों अरेस्ट किया, इन्होंने क्या किया था, तब ऐसे केस में आपको जो अरेस्ट किया गया वो बिल्कुल लीगल है। फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, फिर डिटेंशन बाय ए मैजिस्ट्रेट, कोई और कॉम्पिटेंट कोर्ट, फिर डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन। तो इन 4-5 केसेस में आप अपने हेबियस कॉर्पस की रिट लेके यहां पे नहीं जा सकते। अब आगे चलो, आगे आती है हमारी मैंडेमस, मैंडेमूस, कुछ भी कह लो इसको। तो मैंडेमस का लिटरल मतलब होता है टू कमांड, ऑर्डर देना कि ये करो। दैट मींस ये क्या है, ये वो ऑर्डर है जब एक कोर्ट देती है किसी लोअर कोर्ट को या किसी और अथॉरिटी को ये बोलने के लिए कि आपको ये करना पड़ेगा, या आपकी संवैधानिक या आपकी कानूनी ड्यूटी है। रिट ऑफ मैंडेमस डिमांड्स सम एक्टिविटी कि करनी पड़ेगी ऑन पार्ट ऑफ द पर्सन या बॉडी जिसके खिलाफ वो जारी हुई है। अब ये डिमांड क्या है, इज टू परफॉर्म अ पब्लिक या क्वासी पब्लिक ड्यूटी, जो किसी सरकारी अफसर को मानना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। एंड the performance of which cannot be enforced by any other legal measure, any other legal remedy। उस पर और कोई इलाज नहीं बेचारे पे, जो आदमी परेशान है वो गया है, ये वो कोर्ट इसीलिए गया है ये बुलवाने कि सरकारी अफसर को बोलो मेरी पेंशन रिलीज करे। अब कहां का इशू नहीं हो सकती है, अब प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी, ठीक है, उसके खिलाफ नहीं होगी। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, उसके खिलाफ भी नहीं होगी। दैट डज नॉट पोजेस द स्टैट्यूटरी फोर्स, ठीक है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट का काम जिसपे कि जो कानूनी रूप से नहीं लिखा हुआ, तो आगे के लिए बोलोगे करने को। अब व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रेशनरी, जहां पे वो ड्यूटी निभाने वाला अफसर जो है वो कह सकता है कि मेरे पास लिखा हुआ है कानून में या रूल में कि ये ड्यूटी मेरे विवेक पे है, एंड नॉट मैंडेटरी। कब नहीं होगी, टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अलग है पूरा का पूरा। राष्ट्रपति के खिलाफ या गवर्नर साहब के खिलाफ नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जब वो एक्ट करते हैं इन जुडिशियल कैपेसिटी, तो आप उनको फोर्स कर सकते हैं कि न्याय दो बेटा, अबे वो न्याय दे देगा, अपने उस विवेक से दे देगा, उसको पता है, वो जज चीफ जस्टिस है वो, ठीक है भैया। तो इनके खिलाफ नहीं होती है, ये सब अप्लाई नहीं होती है। अब चलो प्रोहिबिशन पे। मैंडेमस होती है करो, प्रोहिबिशन होती है मत कर देना। तो एक होती है जो करवाती है काम मैंडेमस, प्रोहिबिशन है जो इन एक्शन के लिए, मत करना काम, बहुत ज्यादा कर दिया आपने, रुक जाओ, थांबा, उसके इसमें ये। अब प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड, कि चुप हो जाना, बैठ जाना, हम करेंगे। दैट मींस ये क्या है, एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लैटर, जब कोई भी लोअर कोर्ट खासतौर पे लोअर कोर्ट जब ज्यादा ही एकदम जुरिस्डिक्शन में एक्टिव हो जाए। इटावा की कोर्ट सीधे सुन ले केस बरेली का, काहे सुने बे, इटावा वाला मामला था वो। अब भाई मामला वो, भाई अगर वो इटावा का होता तो सुनती वो, लेकिन बरेली का मामला था वो, लेकिन बरेली कोर्ट में चलता, तुम जाके सुन लो बैठे बैठे। तो इसका मतलब है लोअर कोर्ट ने क्या किया, अपना जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया, या फिर उसने क्या किया, पावर को यूसर्प कर लिया। इटावा कोर्ट का ये काम नहीं था, लेकिन बरेली कोर्ट का काम था। इटावा कोर्ट बोली लाओ पहले हम करेंगे, हमें चाहिए। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये पावर यूसर्प करी गई या एक्सीड कर दिया गया जुरिस्डिक्शन। ऐसे केस में एक हायर कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो उस कोर्ट को कह सकती है, लोअर कोर्ट को, इटावा कोर्ट को, कि थांबा अभी हम कर रहे हैं। अ हायर कोर्ट ग्रांट्स इट टू अ लोअर कोर्ट, ठीक है जी, और या ट्राइब्यूनल जो भी है। देयरफॉर कॉन्ट्ररी टू द मैंडेमस, जो कि एक्टिविटी करने को बोलती है, प्रोहिबिशन गाइड्स इन एक्टिविटी, कि मत कर देना। कहां होती है जनरली, अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, लोअर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, इनके लिए। सिंपली पुट क्या है, व्हेन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने आप से ही हैज कंसीडर्ड अ केस आउटसाइड ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, एंड अ हायर कोर्ट उसको फिर इशू करती है कि अब चुप हो जाओ, बैठ जाओ। कहां नहीं हो सकती, अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज, मतलब पार्लियामेंट या स्टेट की विधानसभाएं, अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज, तो इनके खिलाफ ये नहीं हो सकती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है साहब। अब इसके बाद हमारी आती है एक चौथी, सर्च्योरेरा। अच्छा, इसमें क्या है भैया, इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई या टू बी इन्फॉर्म्ड। बस क्या है भैया, ये इशू कैसे होती है, बाय अ कोर्ट हायर एन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट, ठीक है, हायर से लोअर के लिए होती है, और ट्राइब्यूनल जो भी है, ऑर्डरिंग उसको क्या, ऑर्डरिंग देम
टू आइदर ट्रांसफर द केस पेंडिंग जो उनके सामने है टू इटसेल्फ, या क्वाश देयर ऑर्डर, कि तुमने जो भी ऑर्डर दिया है हो गया तुम्हारा, हट जाओ, हम कर देंगे इसको। इट इज इश्यूड कब? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, दोनों चीजों पे, या जजमेंट में कोई गलती दिख रही हो। इट नॉट ओनली प्रिवेंट्स क्या, बट ऑल्सो क्योर्स कोई मिस्टेक जो जजमेंट में आ गई हो गलती से जुडिशरी की वजह से, तो अगर वो मिस्टेक आ गई है तो अब ये मिस्टेक को सुधारने के लिए, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए, क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसको हम यहां पे इसको यूज कर रहे हैं। कहां यूज नहीं होती है ये इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव या प्राइवेट बॉडीज, जो कानून बनाते हैं उनके खिलाफ नहीं यूज कर सकते इसको, और प्राइवेट लोगों के खिलाफ इसको। प्राइवेट लोग कौन से, मान लो पीडब्ल्यू है, तो पीडब्ल्यू एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, अब तो नहीं रही प्राइवेट, अब तो लिमिटेड हो गई है। तो अब अगर कोई और कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके खिलाफ यूज नहीं होगी है। फिर प्रीवियसली ओनली अगेंस्ट जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, बट आफ्टर 1991 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी कैन इशू इट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑल्सो। ठीक है, पहले ये कहां होती थी? ओनली फॉर लोअर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स के लिए, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसको यूज करेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी हमें अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, मतलब जिला प्रशासन, हमारे कोई स्टेट का प्रशासन, उनके खिलाफ हम इसको यूज करेंगे। पांचवी क्या है? पांचवी है को वारंटो। नाम समझ में आता है, को मतलब कौन, तो अब इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, कौन हो तुम, कैसे बोले हो, क्या सपना देखे हो, ये वो बात है। तो किस अथॉरिटी से तुम ऐसा कर रहे हो, दैट मींस ये कोर्ट पूछती है कि तुम्हें ये काम करने का हक था कि नहीं, ये बता दो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रेट को तब इशू करती है जब उन्हें लगता है कि कोई इलीगल यूसरपेशन हुआ है। यूसरपेशन माने कोई पावर ग्रैब हुई है ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन। ऐसे केस में इस रिट के द्वारा कोर्ट इंक्वायरी क्या करती है? इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम जो वो पर्सन कह रहा है कि मैं इस ऑफिस का हकदार हूं। कोई डीएम साहब है, उन्होंने क्या किया? डीएम साहब ने कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया या उसको सैंक्शन नहीं किया। उनके जिले में पूरी सारी रोड जब सब बननी थी, सब कुछ होना था, और डीएम साहब ने बोला कि नहीं बनेगी इस जगह पे रोड, नहीं बनेगी, नहीं कटेंगे इस जगह से पेड़। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगी किस हक से, तो तब वहां पे डीएम साहब बोलेंगे इस हक से क्योंकि मैं जिला का डीडीएमए का सीईओ हूं, मैं जिला के डीडीएमए का अध्यक्ष हूं, तो मैं अपने डिजास्टर मैनेजमेंट जानता हूं इस जिला का, मुझे पता है कि ये एक वेटलैंड है, अगर यहां पे रोड बन गई, रोड धंस जाएगी। तो ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट बोलेगी ओके, यू आर आपका क्लेम सही है अपने ऑफिस के लिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, मान गए। तो ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट बोलेगी बहुत ही बढ़िया बात करे। अब को वारंटो क्या है? को वारंटो इकलौती ऐसी रिट है जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करती है जनता को, खासकर एक्टिविस्ट लोगों को। को वारंटो कैन बी इशूड ओनली व्हेन द सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस, जो कोई पब्लिक ऑफिस है ऑफ अ परमानेंट नेचर कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व। ठीक है साहब, कलेक्टर साहब का ऑफिस, ठीक है, वो होता ही है। इट कांट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट या मिनिस्टीरियल ऑफिस। अब ओनली दिस रिट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन। मैंने अभी बात करी, इसको एक्टिविस्ट लोगों के लिए बहुत मजेदार जगह है। तो एक्टिविस्ट लोग जाते हैं यहाँ पे और डीएम साहब को बोलते हैं साहब, डीएम साहब देखो कैसे पेड़ कटवा रहे हैं, ये रुकवाओ इनका पेड़, जो भी काट रहे हैं ये। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों आ जाते हैं बीच में कि हाँ भाई कैसे काट रहे हो पेड़, इधर आके बताओ पहले। तब ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट, तब ऐसे में यहाँ पे जुडिशरी के सामने यहाँ पे आते हैं जिला में जो हमारे अधिकारी होते हैं, और वो कहते हैं साहब इस वजह से काट रहा हूँ मैं, या इस वजह से अलाउ किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ठीक है जो भी है। एंड नॉट नेसेसरीली, तो को वारंटो में जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति एग्रीव्ड है वही जाए, नहीं। एनी इंटरेस्टेड पार्टी जो वहां जाना चाहती है उस सिलसिले में, उस पब्लिक ऑफिस के खिलाफ कुछ पूछना चाहती है, तो वो पूछ सकती है, और पब्लिक ऑफिस के जो उस पद में जो बैठा हुआ जो व्यक्ति, उसको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि इसमें मैंने क्यों ऐसा काम किया। ठीक है भैया। अब हमने कहा रिट जब दोनों ही दायर करते हैं, जब रिट याचिका दोनों जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, तो फर्क क्या है? जब आप जुडिशरी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लेकिन अभी मोटी मोटी बात समझ लो। मोटी बात यह है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का थोड़ा सा फर्क है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है टू एनफोर्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट इसी का पार्ट है। अब हाई कोर्ट का जो 226 का जो आर्टिकल है वो कहता है कि हाई कोर्ट्स रिट याचिकाएं अपने देखो दायर होती हैं इनके यहाँ पे, और ये अपने रिट ऑर्डर जारी करते हैं किस काम के लिए? नॉट ओनली फॉर टू एनफोर्स नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर अदर पर्पसेज। दैट मीन्स फॉर एनी अदर पर्पस, यहां पर रेफर्स टू एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑर्डिनरी, कोई भी राइट, कोई भी लीगल लेजिस्लेशन, कोई भी चीज पे। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक ही तरीके की चीजों के लिए काम कर सकती है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ये हाई कोर्ट्स किसी भी चीज के लिए काम कर सकती है, रिट याचिका ले सकती है। अब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अगेंस्ट द पर्सन या गवर्नमेंट बॉडी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
करेक्ट बात है, सुप्रीम कोर्ट है वो, उसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे इंडिया में होता है। अब ये हाई कोर्ट के लिए क्या है भैया, ज्यूरिसडिक्शन जो उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में है, बस ये उसी की बात कर सकते हैं। हाई कोर्ट है वो अपनी स्टेट की, अपने आसपास के ये वाले जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई कोर्ट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो एक और स्टेट के लिए भी काम करती है, बताओ मुझे जरा कौन सा है वो, ठीक है, आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। कब कर सकती है हाईकोर्ट काम, जब जो कॉज ऑफ एक्शन है, जिस वजह से वो याचिका पिटीशन आई है, वो उनके स्टेट में हुआ हो। तीसरी चीज, पावर क्या है यहां पे, आर्टिकल 32 कहता है इट्स अ फंडामेंटल राइट, दैट मींस इट इज द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट यहां पे मे नॉट रिफ्यूज टू इशू द रिट्स, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, वो इनवायलेबल है, वो हार्ट एंड सोल है, उसके बिना ये पार्ट 3 और पूरा संविधान बस एक थ्योरी है, तो दैट मींस सुप्रीम कोर्ट मस्ट नॉट रिफ्यूज। इधर हाई कोर्ट के पास डिस्क्रेशनरी पावर है, इट मे रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि ये पार्ट 3 में नहीं है। पार्ट 3 में जो है वो इनवायलेबल है, वो बहुत ही पवित्र है, वो फंडामेंटल है यार, वो फंडामेंटल राइट है, वो उसको अधिकार को मना करना मतलब सुप्रीम कोर्ट को पूरा रीजनिंग देनी पड़ेगी। अब चलो हमारे आर्टिकल 33 पे, ये किन के लिए साहब, ये उनके लिए है जो व्यक्ति हमारे देश की सेवाओं में है, कौन सी वाली, जो सशस्त्र सेवाएं हैं, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब आप सोच के देखो, आपने कई बार सुना होगा हॉलीवुड की मूवीज में, आई कैन नॉट से और कैन नॉट डिनाई, आई कैन नॉट एक्सेप्ट और डिनाई एनी एलिगेशंस विदाउट द सेक्रेटरीज अप्रूवल। ये क्या लाइन हुई, इस लाइन का मतलब ये है कि अब कोई भी ऐसी बात मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस किसी भी फॉर्म में हो, वो अपने कोई पैरामिलिट्री में हो, पुलिस में हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हो, कोई स्पाई रॉ एजेंसी हो, हमारे रॉ के एजेंट हो, जो भी हो, कोई एनालॉगस फोर्स, कुछ भी हो सकती है, पुलिस वुलिस कुछ भी ले लो आप, तो इन लोगों के लिए कुछ अधिकार हैं जो इनके कम है। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू नेवी एक्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और बताओ एक्ट कोई हमारी फोर्स के बारे में एक्ट बताओ, बीएसएफ एक्ट, ठीक है, ये ऐसी कई सारी फोर्सेस हैं जिनके एक्ट आए हैं, अभी जिनके कानून आए हैं, तो इन कानूनों में लिखा हुआ है कि ये जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स कोई काम ऐसा है जो ये नहीं कर सकते, सॉरी इनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, तो ये रोना मत बाद में, नहीं, तुम्हारी ड्यूटी ऐसी है कि तुम कोई बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कि तुम कोई बात मान नहीं सकते जब तक कि जब तक कि तुम्हारी हायर अथॉरिटी ओके ना कह दे मानने से। दैट मींस तुम्हारे पास कई सारे स्टेट के सीक्रेट्स हैं, तुम चुप रहना, तुम मत कुछ कहना, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोविजन का, इज टू एंश्योर ये कि प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी हो सके एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन पूरा तरीके से सबसे बेस्ट हो हमारी इस आर्मी का, हमारे सारे सशस्त्र बलों का। तो इनके अगर कुछ इनके अधिकार अगर चले जाते हैं तो इन्हें उन अधिकारों की कुर्बानी देने में कोई दिक्कत भी नहीं, इन्हें कोई हर्ज भी नहीं कि ठीक है यार देश सेवा है तो करेंगे। अब आर्टिकल 34 देश सेवा, अगेन यहां बात होती है मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ जैसा वर्ड संविधान में है नहीं, ना इसके कोई स्कोप लिखा हुआ है, ना इसका कोई प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, कैसे आएगा। हमारे संविधान में लिखा क्या है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब याद रखना नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ में फर्क है। नेशनल इमरजेंसी में सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार जिंदा रहती है, जो सेंट्रल सरकार है वो जिंदा रहेगी। मार्शल लॉ में सरकार उड़ा दी जाती है, आर्मी टेक ओवर करती है। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, बाकी मशीनरी अच्छे से काम करती है, इसमें मार्शल लॉ में कोई मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। एंड यहां पे ओनली क्या होता है, मिलिट्री का रूल चलता है। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और बताओ स्टेट्स, जिन स्टेट्स में ये लगी है हमारी ये जो अपनी मिलिट्री का जो रूल चलता है, ठीक है। तो अब सोचो आप, हमारे संविधान में लिख तो दिया गया ये, पर कभी इसको अप्लाई होते हुए हमने देखा नहीं है। ये क्या है, 34 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कब फॉर द वाइल, जब तक मार्शल लॉ इज इन प्लेस, इज इन फोर्स इन द एरिया, इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो एक्सप्रेशन मार्शल लॉ है संविधान में नहीं लिखा है भाई, यहां पटक दिया, यहां पे इसका डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, पर मिलिट्री रूल हमें पता है ये उसका मतलब यही होता है। अब मार्शल लॉ इज इंपोज अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। कब वॉर, इन्वेजन, कोई इंसरेक्शन, रिबेलियन, रायट, कुछ भी, कोई वायलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ, कुछ ऐसी चीजों पे तब लगता है मार्शल लॉ। पर चलो भैया हमारे यहाँ क्या लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, काम खत्म, उससे हमारा चीजें समझ जाती हैं। अब हमारा ये तो मार्शल लॉ के बारे में पता जान गए, कहां से आया है, अगेन इंग्लिश कॉमन लॉ, वहीं से सीखा हमने ये सब। तो मार्शल लॉ मींस टेम्पररी वेस्टिंग ऑल द पावर्स इन द मिलिट्री, क्या करने के लिए, टू गवर्न द स्टेट या नेशन इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, वॉर या रिबेलियन या इंसरेक्शन या रायट, जो भी चीज।
अब इस समय क्या होगा, सिविलियन रूल इज रिप्लेस्ड, सिविलियन रूल इज गॉन, यानी जो सरकार है वो गॉन, वो उसको उठा के आउट कर दिया गया है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय मिलिट्री रूल। एंड द मिलिट्री कमांडर, चाहे वो चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो भी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस, हमारे जो सीडीएस साहब हैं, तो मिलिट्री कमांडर हैज ऑल द पावर टू आइदर रिवोक या इनवोक एनी लॉ। कोई भी कानून लाना है, कोई कानून हटाना है, वो ये उस समय तय कर सकते हैं। अब देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ मार्शल लॉ इन इंडिया के संविधान, एंड ये एक ऐसा मेजर है, इट कैन कहां कैसे, इट कैन ओनली बी टेकन इन टाइम्स ऑफ सिविल अनरेस्ट। कब लिया गया होगा, हमारे देश में तो कभी नहीं हुआ ये। तो अब इस पे आगे बात करते हैं कि अब अगर आर्टिकल 34 तो ये था, अब अगर ऐसे मौके पे, इतने बड़े भारी ऐसे मौके पे अगर कुछ हो जाए तो हम उसको संभालेंगे कैसे, क्या अगर कुछ बड़ा कुछ घटना घट गई। नाउ आर्टिकल 35 कहता है पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। कैसे वाले काम, सुनना भी ध्यान से। जैसे आर्टिकल 16, 32, 33, 34, ये आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट भारी भारी हैं कि इनके लिए कुछ भी फंडामेंटल राइट में चेंजेस लाना, कुछ तरीके से ऐसे कानून बनाना कि इन फंडामेंटल राइट्स का कुछ हनन हो सके या इनको और ज्यादा एडवांस कर सके, तो वो काम कौन कर सकता है, ओनली पार्लियामेंट कैन डू दिस। इन एक्टों को, सॉरी, इन आर्टिकल्स को अमल में लाने के लिए अगर हमें कोई एक्ट लाना पड़े, देन ओनली पार्लियामेंट कैन डू इट। ठीक है भैया। अब प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन सरकारी नौकरी में फॉर एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट टू एनी स्टेट, यूटी या लोकल कोई भी अथॉरिटी में, अगर किसी सरकारी नौकरी में आपको आना है और उसके लिए वहां का निवासी होना अगर एक कंडीशन बनानी हो और इसके लिए कानून लाना पड़े, ओनली पार्लियामेंट कैन डू दिस। तीसरी चीज, एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमने पीछे बात करी थी, आर्टिकल 32 में भी लिखा हुआ है वो, कि मान लो आदित्य कोर्ट है, नई कोर्ट बना दी गई, आदित्य कोर्ट में बोल दिया गया कि आदित्य कोर्ट जो है बेहतरीन ही कोर्ट है, तो इस कोर्ट, ये कोर्ट अगर कोई डायरेक्शन देना चाहे, रिट जुरिस्डिक्शन दायर करना चाहे, तो वो सुप्रीम कोर्ट, तो वो पार्लियामेंट कैन ओनली मेक लॉज फॉर दिस। नाउ इंडेमनिफाइंग मतलब होता है माफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इंडेमनिफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे मिलिट्री का हो या नॉन मिलिट्री हो, और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ। अगर मार्शल लॉ लगा हुआ था, आर्मी ने टेक ओवर कर रखा है, आर्मी ने पूरे के पूरे मोहल्ले को खाली कर दिया, कॉलोनी को उठा के जो है बाहर फेंक दिया, सारा सामान जो है नेस्तनाबूद कर दिया, दैट मींस उस समय आर्मी ने जो भी काम किया वो सारे काम माफ, सात खून माफ, ये होता है इंडेमनिफाइंग। अब इसके लिए क्या होगा, कानून लाना होगा, तो वो लाएगी कौन, पार्लियामेंट ओनली। नाउ पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज प्रिस्क्राइबिंग क्या, पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। कौन से ऑफेंसेस, जैसे कि अनटचेबिलिटी, जैसे कि कोई और छुआछूत वाले ऑफेंस, या फिर ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स या फोर्स लेबर, जो भी, अगर इन अपराधों की सजा को ऐसे लिखित में लाने के लिए कोई कानून लाना पड़े, तो वो कौन लाएगी, पार्लियामेंट। करेक्ट हो गई बात। तो ये हमारा आर्टिकल 35 जो कहता है कि इन ऐसे कुछ स्पेशल कामों के लिए कौन जिम्मेदार है कानून बनाने के लिए, ओनली इन सब के लिए पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट सरकार। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी थी अभी 31 ABC की, तो जो एक्सेप्शंस अभी आते हैं वो फंडामेंटल राइट के पूरे चैप्टर में पार्ट 3 में एक्सेप्शन एक जगह पे है, वो है एक आर्टिकल 31 खुद ही। तो 31A क्या कहता है, वो वाले लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। प्रॉपर्टी जब लेती है सरकार आपसे, ऐसे जब हथियाती तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आपसे एक्वायर करती है, एक्विजिशन होता है, तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गारंटीड राइट टू कॉम्पनसेशन, मुआवजा भी तो मिलेगा, इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। तो इसके लिए अगर कोई कानून लाना होगा, दैट इज कानून इज वेरी सेफ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 31B IR कोएलो केस, वैलिडेशन ऑफ लेजिस्लेशन इन द 9th शेड्यूल, कि जो जो कानून डाल दिए गए हैं नवी अनुसूची में, वो कानून सेफ हैं, वो कानून बुलेट प्रूफ हैं, और उसको सुप्रीम कोर्ट छू नहीं सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये केस IR कोएलो में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इवन लॉज अंडर द 9th शेड्यूल विल बी ओपन टू स्क्रूटिनी अगर इफ दे वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुनो ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ओके 9th शेड्यूल इज वेरी गुड, आपका बहुत बढ़िया, आपने सेव किया खुद को सरकार, वेरी गुड, पार्लियामेंट वेल डन। लेकिन 24 अप्रैल 1973 कोर्ट ने बोला इस तारीख के बाद, इस तारीख के बाद, इस डेट के बाद, जिस दिन केशवानंद भारती जजमेंट आया था, इस तारीख के बाद
अगर कोई और आपने एक्ट डाला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तारीख के बाद जो एक्ट इसमें डले हुए हैं 9वीं अनुसूची में, और वो अनुसूची में डलने के बाद अगर उन एक्ट्स ने हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छुआ होगा, छेड़ा होगा, तो उस एक्ट को हम स्क्रूटनाइज करेंगे और उस एक्ट की हम खाल उधेड़ देंगे। ठीक है, हम उस एक्ट को फिर खोलेंगे, जांच करेंगे, और फिर अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकला तो उसको हम फिर रद्द कर देंगे। ये बात थी सुप्रीम कोर्ट की, जो उन्होंने बोला कि सोच लेना, ये इसमें हम फिर सुनेंगे नहीं। अब 31C कहता है डीपीएसपीस के लिए सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर हमें अमलीकरण, अमली जामा पहनाना होगा, तब क्या करें? अगर कुछ सर्टेन डीपीएसपीस हैं, आगे चैप्टर है उनका, तो उन डीपीएसपीस को अगर अमल में लाना होगा, तो अमल में लाने के लिए अगर हम कुछ ऐसे कानून ला रहे हैं, वो कानून बेचारे पूरे सेफ हैं। 42वां अमेंडमेंट कहता है स्कोप ऑफ आर्टिकल 31C एनलार्ज कर दिया गया है टू एंटायर डीपीएसपी। फिर मिनोवेज केस होता है 1980 में, 1980 ही था, हाँ, स्ट्रक डाउन द एनलार्ज स्कोप, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम दे रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ क्या? हार्मोनियस बैलेंस। आप डीपीएसपीस लाइए, पर फंडामेंटल राइट भी जरूरी है यार, भूलना मत। फंडामेंटल राइट है तभी हम सब हैं, आप और हम सब लोग हैं। अब डीपीएसपीस को अमल में ला रहे हो और आप फंडामेंटल राइट को दबाना चाह रहे हो, नहीं, ये नहीं होगा, बैलेंस होना चाहिए बस। मोर ओवर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन, कि उस कानून को लाने का पर्पस ये था कि हमें एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना था, और वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा आपसे, तो इस केस पे इस बात पे उसको कोर्ट में लेके आना, ये क्या करेंगे? तो इस केस में यहां पे बोला गया कि ठीक है, ऐसे उस एक्ट को हम नहीं सुनेंगे। उस एक्ट में अगर पर्पस में लिखा हुआ है कि उसका पर्पस ये है, इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी, और वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाया पूरी तौर से, जो भी नहीं हो पाया, तो इट शैल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड कि इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच अपनी पॉलिसी, जो भी है। स्ट्राइव तो कर रहा है स्टेट, मेहनत तो कर रहा है ना, जो भी कर रहा है स्टेट। अब चलो हमारे एफआरएस का क्रिटिसिज्म, फंडामेंटल राइट्स का क्रिटिसिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको इलैबोरेशन चाहिए भी होगा। क्या है? पहली बात तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें लिमिटेशन बहुत ज्यादा है यार। हर जगह आप देखो, पब्लिक ऑर्डर, कोई सा फंडामेंटल राइट क्या कुछ ऐसा है जो एब्सोल्यूट हो? नहीं। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, कुछ भी चीज को सोचते हुए आप सोचो कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है किसी ना किसी तरीके से तो भाई रेस्ट्रिक्ट हो ही रहा है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, कुछ ना कुछ तरीके से हमारा जो फंडामेंटल राइट है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कुछ भी चीज हो सकती है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में कई सारे लिमिटेशंस हैं। दूसरी चीज, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। सारे के सारे जो राइट्स हैं मेनली वो पॉलिटिकल है ओनली पॉलिटिकल। ठीक है। नो क्लैरिटी, क्या वेग वर्ड्स हैं ये सब। पब्लिक ऑर्डर क्या होता है भाई? भाई मोरालिटी क्या होती है भाई? क्या हो सकती है मोरालिटी? आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकती है, समाज चेंज होता है। फिर इसके बाद नो परमानेंसी, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जब चाहे कुछ भी कर दे भाई इन एफआर के साथ। एफआर चेंज हुआ है ना, राइट टू प्रॉपर्टी गया है, 31 को उठा के कहां पटक के आ गया? 300A, कहानी खत्म हो गई उसकी। तो अब सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी गए बेचारे ये सारे फंडामेंटल राइट, क्या मतलब रह गया इनका? फिर एक्सपेंसिव रेमेडी, भले ही रेमेडी है, आर्टिकल 32 है, पूरा एकदम सब कुछ है, हमारा सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है, कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स का, संविधान का, लेकिन वहां तक पहुंचना जरा काम इंसान का कैसे जाएगा वो? उसको वकील की लैंग्वेज समझना, वकील की फीस जुटाना, फिर न्याय की प्रक्रिया, समय, फिर इसके बाद पीढ़ी, ये संविधान में होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट में होना चाहिए। ये चीज पीडी लॉ जो दुनिया भर में कई डेमोक्रेसीज में नहीं है, वो हमारे यहां पे अभी भी है, जो कि ब्रिटिश काल का है, जब उन्हें अरेस्ट करना होता था कई सारे स्वतंत्रता संग्राम के हमारे सेनानियों को, तब यूज होता था वो पीडी लॉ उनका, और वो हमारे आज भी है। फिर नो कंसिस्टेंट फिलोसफी, मतलब क्या है? कभी हम बात कर रहे हैं एकदम से कि एकदम सब एकदम बेहतर है, एकदम ऑल इक्वल बिफोर, सब सारे ऑल इक्वल बिफोर द लॉ, फिर कहते हैं लाइक ट्रीटेड अलाइक, अनलाइक ट्रीटेड अलाइक, मतलब फिलोसफी सेम नहीं है। तो ये बातें हैं, इनके क्रिटिसिज्म है इनका हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स का, पर इनका कुछ फायदा है। फायदा क्या है कि यार ये संविधान है भाई, संविधान है, फंडामेंटल राइट्स है, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इट इज स्टेबल है, जैसा भी है डेमोक्रेसी तो है। फिर नेसेसरी कंडीशन ये बनाते हैं फंडामेंटल राइट्स फॉर द मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन, सबके लिए भाई जरूरी है। उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति का हिफाजत, उस व्यक्ति की बॉडी, उस व्यक्ति का घर, उस व्यक्ति का परिवार, और उसका मॉरल प्रोटेक्शन, उस व्यक्ति के रिश्ते, वो सबके लिए। फिर फॉर्मिडेबल बुलवार्क बनते हैं ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, जो इंडिविजुअल लिबर्टी हम और आप एंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन कि हम ह्यूमन हैं, आप इंसान हैं, मैं इंसान हूं, तो हमारी जो लिबर्टी है वो लिबर्टी कहां से आ रही है? इनकी वजह से आ रही है, फंडामेंटल राइट्स। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इन्हीं के होने की वजह से वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस,
वी हैव आर्टिकल 21, इसी वजह से हमारे पास क्या है, पूरा सीआरपीसी है, पूरा आईपीसी था, अब तो खैर चेंज हो गया नाम, पर लेकिन हमारे पास पूरा सिस्टम है ना एक, वो सिस्टम क्या है, वो रूल ऑफ लॉ है कि कोई पर्सन अपने केस में जज नहीं होगा और जो भी आरोपी है उसकी बात सुनी जाएगी, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, यू हैव टू हियर द अदर साइड, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। फिर तीसरी चीज, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज माइनॉरिटीज, हमारा इंडिया कैसा होता है जैसा पाकिस्तान है, ये माइनॉरिटीज कुछ नहीं होते, अरे क्या माइनॉरिटी, कुछ नहीं, हटाओ इनको। पर अब हम इंडिया है, हमारी वर्ल्ड में अलग इज्जत है, जैसी भी है इज्जत है ना, वैसी तो नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश वाली इज्जत तो नहीं है ना, तो हमारी अलग है। वो क्या है कि हम वीकर सेक्शंस, माइनॉरिटीज, हम सबका ध्यान रखते हैं। दैट इज अचीव्ड बाय फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और बताओ, दे स्ट्रेंथन द सेक्युलर फैब्रिक, ऑफ कोर्स सेक्युलर तो हम हैं, सारे धर्म हमारे यहाँ हैं। फिर दे चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है जो इनका मन करे कर डाले पूरे उठा उठा के, वो नहीं हो पा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हेंस द गवर्नमेंट इज लिमिटेड। अब फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ये फंडामेंटल राइट अचीव कराते हैं, क्या, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सबके लिए है, जरूरी है, देना पड़ेगा। फिर सोशल इक्वालिटी, हम बराबर हैं समाज में, आप हैं, मैं हूं, इंसान हैं, हम रोटी खाते हैं, आटे की, गेहूं की, बाजरे की, हो सकता है कोई और खाता हो, लेकिन हम लोग सब वही हैं और इसी धरती पे, इसी हमारी भारत माता के हम अंडर रहते हैं। फिर इंश्योर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो हम बात कर रहे थे, यू आर ह्यूमन एंड यू हैव सम इनएलिएनेबल इनवायलेबल राइट्स बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन दैट यू आर ह्यूमन, और वो आपसे राइट कोई नहीं छीन सकता। These are fundamental rights. Now, they facilitate the participation of people in the political and administrative process. आपका freedom of speech, आपका right to information, आपका right to education. Hence, you are part of this political setup, this हमारा democratic setup and this administrative setup. तो आप आते हो, इसमें शामिल होते हो और आप इसका हिस्सा बनके इसको प्रोग्रेस और दिलाते हो। This is our chapter on fundamental rights. अब पढ़ेंगे अगली क्लास में डीपीएसपीस और उसके बाद पढ़ेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ।